चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका ज्योग्राफी का सेट नंबर 1। देखिए हिस्ट्री का हो चुका है 9 और उसका प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ, जाके देख लीजिएगा। बायोलॉजी का सेट हो चुका है, अब बच रहा है ज्योग्राफी का। मेरा तरीका कुछ अलग है पढ़ाने का भी और तरीका है मुझे थोड़े से उटपटांग करने का भी। क्योंकि उटपटांग तरीके से करता हूँ तभी आप मेरी बातों को नोटिस करते हैं। और दिल से थैंक यू कि आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब मेरे साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी अगर पूछे ना, न्यूनतम दूरी मतलब कम, तो 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच, है ना? यहाँ पे चलिए दूसरे प्रश्न की अगर बात करते हैं हम लोग, तो सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? देखिए न्यूनतम दूरी तो हम 3 जनवरी को जान गए, अधिकतम दूरी बताइए कितनी कब होती है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप बताइए 4 जुलाई को होता है। कब होता है? 4 जुलाई को। न्यूनतम दूरी 3 जनवरी और समझ गए आप? अधिकतम दूरी 4 जुलाई। तीसरा प्रश्न क्या है सुनिए, पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में मापते हैं? तो देखिए किस इकाई में मापा जाता है? अगर मान लीजिए पृथ्वी के अगर स्टार को दूरी नापना है, पृथ्वी से स्टार का मतलब सितारों की अगर बात करें, दूरी किस इकाई से नापेंगे? तो हम जानते हैं प्रकाश वर्ष से नापेंगे, है ना? प्रकाश वर्ष से। देखिए ऐसे खगोलीय शास्त्र कहा जाता है और हम नापते कैसे हैं? तो प्रकाश वर्ष से नापते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं और ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना? चलिए, बाहरी आवाज़ को इग्नोर करेंगे, बच्चे स्कूल है बगल में, आज मैं बाहर आया हूँ इसलिए। चौथा प्रश्न है कि अधिकांश जो मौसमी घटनाएँ हैं, संपन्न होती है। तो अधिकांश मौसमी घटनाएँ जो है, कब संपन्न होती है? ये सवाल आपसे पूछ रहा है। कब संपन्न होती है? तो अधिकांश मौसमी घटनाएँ जो संपन्न होती है, वो क्षोभ मंडल में होती है। आप जानते हैं, क्षोभ सीमा में नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएँगे, वो सही लगाएँगे, क्षोभ मंडल में, है कि नहीं? ये ध्यान रखना है। क्षोभ सीमा दे दिया है तो इसका मतलब कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अगर बात करूँ मैं 5वें प्रश्न की बात करूँ तो वायुमंडल में उपस्थित कौन-सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है? तो परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है इस ऑप्शन के हिसाब से आप बताइए। बता सकते हैं 5वां प्रश्न का? तो बताइए। तो 5वां प्रश्न का सी ओज़ोन गैस। क्या है? ओज़ोन गैस। जो सी नंबर लगाएँगे वो सही लगाएँगे और सिर्फ़ मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ज्योग्राफी का ऑनलाइन मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर से पढ़ा दूँगा बाद में। लेकिन अभी सिर्फ़ मॉक टेस्ट क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है आपका। तो चलिए छठे प्रश्न की बात करें, डोल ड्रम पेटी, ठीक है? डोल ड्रम पेटी की समान स्थिति कहाँ होती है? फिर से मैं पढ़ देता हूँ, डोल ड्रम पेटी की समान स्थिति कहाँ होती है? समान रूप से कहाँ होगा? बताइएगा इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। छठे प्रश्न का जवाब देंगे, तो जो छठे प्रश्न का ए देंगे, भूमध्य रेखा के निकट, वो सही जवाब देंगे। अगर बात करूँ 7वें प्रश्न का, तो फेरल फेरल का नियम किससे संबंधित है? देखिए फेरल का नियम या फेरल का नियम एक ही है, ठीक है ना? का नियम जो है किससे संबंधित है? बता सकते हैं तो बताइए। तो हम जानते हैं कि हवा से ही है, मतलब हवा मतलब पवन से ही है। पवन से है तो मतलब पवनों की दिशा से बात करता है, तो पवनों की दिशाओं से है, ये ध्यान रखना है। पवन की वेग से नहीं, पवन की दिशा से है, ठीक है? किस दिशा में है? चलिएगा 8वें प्रश्न की बात करें तो टोर्नेडो, टोर्नेडो से क्या तात्पर्य है? टोर्नेडो से क्या तात्पर्य मतलब क्या मतलब है? बताइए टोर्नेडो से। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी हमारे वायुदाब से ही है। देखिए वायुदाब में निम्न है कि उच्च है, ये आपको बताना है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से 8वें प्रश्न का जवाब जो बी लगाएँगे वो सही लगाएँगे। एक अति निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, जो कि आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये सही आंसर है 8वां का बी। एक अति निम्न वायुदाब का क्षेत्र को कहते हैं टोर्नेडो, ठीक है? देखिए 9वां प्रश्न की अगर बात करते हैं हम लोग, 9वां प्रश्न है कि पछाव शब्द से क्या तात्पर्य है? पछाव शब्द का मतलब क्या है ये बताइए, इसका क्या हो सकता है? तो पछाव एक शब्द जो है बादल से संबंधित है, ठीक है? अब बादल से संबंधित है तो बादल का एक ओला बादल है, क्या या निचला बादल है, ऊँचा बादल है, मतलब ऊँचा बादल नहीं, ऊँचाई वाला बादल है, क्या है? या वर्षा हो रही है, क्या है ये बता सकते हैं? तो पछाव वाले 9वां प्रश्न का सी जो लगाएँगे, एक बादल जिससे एक बादल है जिससे वर्षा हो रही है। क्या हो रही है? वर्षा हो रही है, बस इतना ध्यान रखना है। यही आपका सही और उचित प्रश्न है। 10वें प्रश्न की अगर बात करते हैं हम लोग, 10वां प्रश्न है कि समुद्री जल में कौन-सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो बताइए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या है? समुद्री जल में कौन-सा ऐसा यौगिक है जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हम जानते हैं क्लोरीन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि यहाँ पे तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम ऑप्शन में बी दिख रहा होगा सोडियम क्लोराइड, जो कि ये सही आंसर है। तो सोडियम क्लोराइड है ना? क्लियर हो गया? जो कि क्लोरीन लगा हुआ है इसमें क्लोराइड, क्लोरीन क्या है? गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से बताइए। तो हम जानते हैं गल्फ स्ट्रीम जो है हमारा अंड महासागर का एक गर्म जलधारा है, ये हम जानते हैं।
अंध मतलब अटलांटिक महासागर का जो है एक गर्म धारा है ना? आप जानते हैं तो ये सी नंबर जो दिख रहा है अंध महासागर का एक गर्म धारा है, गल्फ स्ट्रीम। अब अच्छे से अंध महासागर की एक गर्म जलधारा कहिए या मैक्सिको की खाड़ी से गर्म जलधारा निकलती है, ये भी आप कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। चलिएगा आगे बात करते हैं 12वां प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न क्या है सुनिए, 12वां प्रश्न है हिंद महासागर की गर्म जलधारा बताइए। मोजाम्बिक धारा सुने होंगे जो कि गर्म है और एक और है हिंद महासागर में, तो ये बी नंबर जो दिख रहा होगा वो जो टिक लगाएँगे वो सही लगाएँगे। क्या है? अगुल हास धारा जो है गर्म जल धारा है, ये भी जान लीजिए और हिंद महासागर का है। समझ गए 12वां प्रश्न का बी, ठीक है? अगर बात करूँ मैं 13वां प्रश्न की, 13वां प्रश्न है कि लाल सागर एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है बताइए? तो लाल सागर जो उदाहरण की बात करेंगे ना, तो हम इसके बारे में जानते हैं भ्रंश संरचना है ना? भ्रंश संरचना को कहते हैं, ठीक है? संकीर्ण टाइप का होता है, आप जानबे करते हैं। चलिए आगे देखिए 14 प्रश्न की बात करें तो रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति खाली जगह चट्टानों से होती है। तो रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति जो है चट्टानों से होती है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए क्या होगा? ठीक है, रूपांतरित चट्टानों में जानते हैं तो कौन-कौन चट्टान होता है? तो हम जानते हैं अवसादी चट्टान होता है। उत्पत्ति कैसे होती है? तो अवसादी चट्टान से, अग्नि चट्टान से और अन्य प्रकार की भी चट्टान मिलकर बनती है, याद रखिएगा। जो कि यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है, अग्नि चट्टान दिया हुआ है तो वही आंसर होगा, लेकिन अग्नि नहीं, अग्नि के सिवा और भी चट्टान थे जो कि अन्य चट्टान में आते हैं, जिसमें बी दिख रहा मतलब सी दिख रहा होगा, सॉरी सी दिख रहा होगा। अग्नि तथा तलछटी दोनों चट्टानों से होती है, याद रखिएगा रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग 15वां प्रश्न की बात करते हैं, कौन सी चट्टान जो है जैविक चट्टान है? तो एक बात जान लीजिए कि इस ऑप्शन के हिसाब से आपको अगर बात करें जैविक चट्टान, तो हम जानते हैं जैविक चट्टान हमारा कोयला है, क्योंकि ये जो ग्रेनाइट है, मार्बल है, स्लेट है, ये जैविक चट्टान में नहीं आता। ये आप अच्छे से जानते हैं, है ना? चलिए अगर बात करें 16वां प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न है कि गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो सबसे अधिक जो पाई जाती है वो बताइए। 16वां प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिए। तो जो 16वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे वो सटीक जवाब दीजिएगा। तो गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है बताइए? तो सबसे अधिक पाई जाती है वो मिट्टी का नाम है जड़ों मिट्टी। क्या नाम है? जड़ों मिट्टी, जो कि बहुत ही सटीक और सही आंसर जो लगाएंगे बी वो सही लगाएंगे। 17वां क्वेश्चन को फिर से कर देते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि उन सभी स्थानों पर जिन पर एक तड़ित झंझा, ठीक है, गरजते हुए बादल की बात करते हैं, गरजते हुए जो वर्षा होती है ना? तड़ित झंझा एक ही समय पर होता है और मिलने वाली रेखा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आइसोब्रोंट कहा जाता है। और तड़ित झंझा मतलब वर्षा को कहिए, वर्षा जैसी चमक जो होती है, बादल का गरजना, इस तरह की बातें होती है और बारिश होती है, उसी को तड़ित झंझार के रूप में जाना गया है। तो आइसोब्रोंट होती है, जहाँ पे मिलने वाली रेखा को। अब यही 18वां प्रश्न जो है, देखिए 18वां प्रश्न क्या है कि आइसोबाथ, ठीक है, आइसोबाथ भी एक रेखा है, ठीक है? तो आइसोबाथ रेखाओं का उपयोग खाली जगह दर्शाने के लिए किया जाता है। तो किसको या किस पर दर्शाने के लिए किया जाता है? तो ये गहराई पर दर्शाने के लिए किया जाता है। और वर्षा के लिए कौन-सा था? आइसोब्रोंट था। क्लियर हो गए? और आइसोबाथ क्या है? वो गहराई को दर्शाता है। आइसोबाथ जो रेखा है। अब देखिए 19वां प्रश्न की बात करें तो बिली-बिली, बिली-बिली से क्या तात्पर्य है? तो बिली-बिली से क्या तात्पर्य है बता सकते हैं? तो बताइए 19वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो 19वां प्रश्न का जवाब है ए, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात को बिली-बिली कहा जाता है। इसका सुनिए 20वां प्रश्न की अगर बात करते हैं, 20वां प्रश्न है रिक्टर, रिक्टर बोलते हैं। मापक से किसका मापन किया जाता है? तो रिक्टर मापक से किसका मापन किया जाता है? तो वो हम अच्छे से जानते हैं। 20वां प्रश्न का जवाब बी, भूकंप, भूकंप का किया जाता है, हम जानते हैं रिक्टर का, ठीक है? अगर बात करें 21वां प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। 21वां प्रश्न है अधिकतर भारतीयों का संबंध जो है समूह से है। तो अधिकतर भारतीयों का संबंध जो है किस समूह से है? बताइए, तो किस समूह से है बताएँगे? तो 21वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो 21वां प्रश्न का जवाब है ए, कॉकेसायड, ठीक है? कॉकेसायड। बात करते हैं अधिकतर अगर भारतीयों का संबंध अगर पूछेगा ना तो कॉकेसाइड दिया गया है, जो कि ये सही है। बहुत लोग जो है अलग-अलग लगाते हैं, लेकिन कॉकेसाइड एक है जो कि संबंध रखता है, समूह है भारतीयों का संबंध अगर बात करें। अगर 22वां प्रश्न है अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? अमेरिका के निवासी जो थे रेड इंडियन कहलाते थे भी, उन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। तो 22वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो सी देंगे वो सही देंगे। अमेरिंद, अमेरिंद होंगे, ठीक है? क्लियर हो गए? चलिए
देखिए, यहाँ पे मैं बताना भूल गया, ये जो कॉकेस साइड पढ़ रहे हैं 21वां प्रश्न का, ये ज़रूरी है बताना, नहीं तो कहिएगा गलत बता दिए। कॉकेस साइड जो है, इसे एक और नाम से जानते हैं, कॉके, याद रखिएगा, कॉकेसिया, सियाई, ठीक है? कॉकेसियाई बोला जाता है। 23वां प्रश्न की बात करते हैं। 23वां प्रश्न क्या है कि चावल जो है किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? तो चावल जो है किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? तो चावल हमारा हम भी जानते हैं, इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है क्या आंसर होगा बताइए 23 का? तो सी होगा मानसून का। मानसून का है, सबसे महत्वपूर्ण फसल माना जाता है, मानसून का ही तो है चावल। जो ध्यान से सुनिएगा 24 क्वेश्चन नंबर है कि कौन-सा क्षेत्र जो है रसदार फल जो होते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। तो रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन पूरा है, जिसमें आपको नींबू की प्रजाति जो होती है, रसदार होता है नींबू। नींबू में आप संतरा भी जोड़ सकते हैं, जो रसदार फल में आता है, संतरा भी आपका आता है। तो इस तरह का प्रजाति के लिए जो है मौसम बताइए कौन-सा क्षेत्र जो है सही है? कौन से क्षेत्र में या कौन-सा जो प्रदेश है, वो बताइए फेमस है? तो हम बताएँगे कि ऑप्शन नंबर डी देख रहे होंगे, भूमध्यसागरीय क्षेत्र जो है, ये ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये जान लीजिए। इस सब क्षेत्रों में आपको नींबू ज़्यादा मात्रा में होता है, भूमध्य क्षेत्रीय क्षेत्र में नींबू हो गया, संतरे हो गए, इस तरह का फल आपको मिलेगा, रसदार फल मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ 25 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करूँ मैं, तो 25 क्वेश्चन नंबर क्या है? तो सुनिए, कौन-सा क्षेत्र जो है मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुलायम लकड़ियों के लिए अगर प्रसिद्ध की बात करें हम, कि कौन-सा क्षेत्र है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से अगर डी नंबर देख रहे होंगे आप, वो सही है, शीतोष्ण प्रदेश। ये जो है आपका मुलायम लकड़ियों के लिए ज़्यादा मतलब अच्छा माना जाता है, क्षेत्र अच्छा है। 26 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो मूँगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है? तो मूँगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश अगर बात करें, तो हम इस सब मामले में चीन को सबसे आगे रखेंगे। तो डी नंबर दिख रहा होगा, वो सही होगा। आप सिर्फ़ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इस पे डिटेल और जानकारी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको मॉक टेस्ट देकर आपके सारे एग्ज़ाम के जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे बिहार एसएससी आ रहा है, उसकी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा हो। अगर मैं बात करूँ 27 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? बता सकते हैं? चलिए टिक लगाइए और बताइए कि क्या होगा आंसर। तो तंबाकू का अगर सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो इस मामले में भी तंबाकू की बात करें, तो इस मामले में भी हम चीन को आगे रखेंगे, क्योंकि चीन ही जो है आगे है। क्या ये बात सत्य है? बता सकते हैं? तो एकदम सही है, तंबाकू, मूँगफली के मामले में याद रखिएगा तंबाकू हो गया, मूँगफली हो गया, इस सब के मामले में हमारा चीन जो है आगे है। अगर मैं बात करूँ 28 क्वेश्चन नंबर की बात करें, तो लंबे रेशों वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन जो है कहाँ होता है? अब लंबे रेशे वाले जो कपास होते हैं, कपास भी अलग-अलग तरह के होते हैं, जिसमें लंबे रेशे वाली कपास की बात हो रही है और उसकी बात बताइए कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बताइएगा। 28 का आंसर का जवाब दीजिएगा, तो इसका आंसर का जवाब हम जानते हैं कि यूएस का नाम सुने होंगे, अमेरिका का नाम सुने होंगे, वही है और ये सही आंसर है। वहाँ आपको कपास जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये जान लीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, बाहरी आवाज़ को इग्नोर करेंगे। 29 क्वेश्चन नंबर क्या है कि भारत जो है संसार में खाली जगह का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जैसे ही भारत की बात होगी, इंडिया की बात होगी, तो हम बहुत अच्छे से हम जानते हैं इसके बारे में कि सी नंबर जो है दूध जो होता है, उसके लिए तो हम जानते हैं कि भारत है हमारा आगे। तो दूध में क्या हो गया? मक्खन तथा घी, ये सब आ जाएँगे, है ना? तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न की अगर बात करते हैं, 30वां प्रश्न की बात करें, तो संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये सब मैं ऑनलाइन में पढ़ा चुका हूँ। तो संसार में मछलियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश अगर आपसे पूछ रहा है, तो बताइए क्या आंसर होगा? तो 30वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए चीन होगा। क्या होगा? चीन होगा। मछली के मामले में मूँगफली, तंबाकू ये सब चीज़ के लिए चीन तो आगे है ही, आप जानते ही हैं। अगर 31 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें हम लोग, तो संसार में गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन है बता सकते हैं? संसार में अगर गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक बोलें, तो है कौन-सा? तो ऑप्शन नंबर ए यूएस है। यूएसए है, आप जानते हैं, अमेरिका भी टिक लगा सकते हैं, अगर ऑप्शन में अमेरिका रहा, तो वही हो गया यूएसए मतलब अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना? चलिए 32 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं हम लोग, 32 क्वेश्चन नंबर है कि संसार में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है बताइए? संसार में मतलब विश्व में बताएँगे, तो इसका भी आंसर आप जवाब दे सकते हैं। तो यूएस इसमें भी है, जैसे गंधक के लिए हमारा जो है यूएस मतलब अमेरिका, उसी तरह सीमेंट के मामले में भी यूएस आगे है। ये सब मामले में यूएस है, ठीक है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये 33वां प्रश्न क्या है कि रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? तो रेल इंजनों का अगर निर्माण की बात करें या रेल इंजन का सर्वाधिक निर्माण की बात करें कहाँ होता है, तो बता सकते हैं? 33वां प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिए। तो हम जानते हैं कि रेल इंजन हो, सीमेंट हो या आपका गंधक की बात करें, तो कहाँ था गंधक और सीमेंट? यूएसए। यूएसए में तो ये भी आपका यूएसए में ही होगा, रेल इंजन भी आपका यूएसए में ही निर्माण होता है, रेल इंजन सर्वाधिक मात्रा में, जो कि विश्व स्तर पे पूछ रहा है, इंडियन स्तर पे नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इंडियन स्तर पे जब मैं टॉपिक लाऊँगा, तो उसमें पढ़ा दूँगा। ये मॉक टेस्ट है, आ सकता है क्वेश्चन। किस देश को संसार का चीनी का कटोरा
कहा जाता है। तो किस देश को बताइए चीनी का कटोरा कहा जाता है? बता सकते हैं तो कहिए, बताइए। तो चीनी का कटोरा क्यूबा का नाम सुने होंगे। किसका नाम सुने होंगे? क्यूबा का नाम सुने होंगे, जो कि आप आंसर सही लगा रहे हैं। बी आंसर आपका सही हो। अगर मैं 35 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करूँ, 35 क्वेश्चन नंबर की बात करूँ, प्रसिद्ध जो है करीबा बांध किस नदी पर है? बता सकते हैं तो बताइए। तो करीबा बांध की अगर बात करें हम लोग, 35 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो जाम्बेजी में है, याद रखिएगा। ठीक है, किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर है, याद रखिएगा। तो करीबा बांध कहाँ बना हुआ है? तो जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है। 36 क्वेश्चन नंबर है, देखिए 36 क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें तो सुनिए, भारत की जो है मुख्य भूमि, भारत का जो मुख्य भूमि है, ठीक है, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करें या भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें है, तो कितने अक्षांश पर है? दक्षिणतम बिंदु मतलब साउथ की तरफ की बात हो रही है, साउथ पॉइंट की बात हो रही है, तो बताइएगा। तो इसका आंसर का जवाब दीजिए आप, फटाफट जवाब दिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप जवाब दे सकते हैं तो दीजिए। तो ये बी नंबर देख रहे होंगे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं। अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है कि भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु है। तो सुदूर बिंदु की अगर बात करें हम लोग, भारत का अगर उत्तर की चले मतलब नॉर्थ की ओर चल रहे हैं, ऊपर की ओर चल रहे हैं, और ऊपर की ओर जब चलिएगा उसका सुदूर बिंदु पूछ रहा है आपसे, कितनी अक्षांश पे होनी चाहिए और किस अक्षांश पे होनी चाहिए बताइए। उत्तरी, दक्षिणी, तो इसमें उत्तरी तो आप क्लियर हैं, लेकिन आप बताइए कितने डिग्री कितने मिनट पे होना चाहिए, ये बताइए। 37वां प्रश्न का जवाब दीजिए। इसका आंसर का जवाब आप जानते हैं, सी होगा। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। जैसे हमारा दक्षिणतम बिंदु था 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उसी तरह आपका सुदूर बिंदु भी पूछेगा तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश बता दीजिएगा। अगर मैं बात करूं 38 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, 38 क्वेश्चन नंबर है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन, आप जानते हैं, बताइए। मन्नार की खाड़ी की अगर बात करें हम लोग, तो मन्नार की खाड़ी जो है हमारा बी है, तमिलनाडु के पूर्व में है। तमिलनाडु के मतलब साउथ तरफ चली जाइए, तमिलनाडु के पूर्व में है आपको। 39 की बात करें, और ये सवाल तो आप जानते ही हैं, भारत की सर्वोच्च चोटी केटू किस श्रेणी में स्थित है? तो भारत की अगर सर्वोच्च चोटी केटू जो है, वो बताइए किस श्रेणी में आता है, मतलब कौन से हिमालय के श्रेणी में आता है या कौन से क्षेत्र में आता है, ये आपसे पूछ रहा है, या हिमालय में आता है, बताइएगा। हिमालय के कौन सी श्रेणी में आता है, ये भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 39 का आंसर का जवाब आप जानते हैं, काराकोरम श्रेणी में आता है, जो कि उचित आंसर है और सही आंसर माना जाता है। अगर 40वां प्रश्न की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 40वां प्रश्न की बात करें तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मेनिकाई या मिनिकाई द्वीप समूह कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा और सही जवाब दीजिएगा। सागर में जो स्थित भारतीय द्वीपों की अगर बात करें, ठीक है, तो भारतीय द्वीपों का जो भाग है, कौन सा भाग है या किस भाग को मेनिकाई द्वीप समूह कहा जाता है? भारत का, जो अरब सागर में है, याद रखिएगा, भारत का द्वीप है स्थित और मेनिकाई द्वीप का समूह कहा जाता है। तो किस भाग को कहा जाता है? उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, क्या कहा जाता है, बता सकते हैं? बताइए, 40वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं उसके बारे में कि मेनिकाई द्वीप जैसे ही होगा तो दक्षिणी क्षेत्र हम टिक लगा देंगे और सही हो जाएगा, दक्षिणी भाग लगा देंगे, दक्षिणी पार्ट लगा देंगे। अगर 41 की बात करते हैं हम, ठीक है, 41 क्वेश्चन नंबर की बात करें, तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है? तो किस नदी तंत्र का सहायक नदी है? तीस्ता नदी है, याद रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो बताइए, तो हम जानते हैं तीस्ता जो है नदी तंत्र जो है सहायक है, किसका है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी का सहायक नदी है, जो कि बी आंसर जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अगर 42 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो सतपुड़ा तथा विंध्याचल, सतपुड़ा या विंध्य बोलिए, जिसे विंध्याचल बोलते हैं, कि मध्य कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? बहुत अच्छे से जानते हैं, नर्मदा बहती है, और क्या बढ़ेगी बहेगा, और ताप्ती भी आपका है, लेकिन ऑप्शन में ये दो ऑप्शन जो है बहुत ही कंफ्यूजन है। अब बताइए इन दोनों में कौन सा आंसर होगा, नर्मदा की ताप्ती? बताएंगे। 42 क्वेश्चन नंबर की जवाब दीजिए। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जब नर्मदा ऑप्शन में है तो हमको और किसी के बारे में सोचना ही नहीं है। सतपुड़ा तथा विंध्याचल आ जाए, उसके मध्य की नदी की बात करें, बीच की बात करें, तो हम नर्मदा लगा देंगे। ठीक है, क्लियर हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें हम लोग, तो ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? तो ग्रीष्मकालीन मानसून जो है किस क्षेत्र में सर्वाधिक पहुंचता है, ये इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में बताइए। तो आप जानते हैं इसके बारे में, सी होता है, पश्चिमी घाट को कहते हैं। किसको कहते हैं? पश्चिमी घाट को कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। 44 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, 44 क्वेश्चन नंबर है कि कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती है? बताइएगा।
मतलब कौन सी ऐसी मिट्टी है गीले होने पे फैल जाएगा, अगर शुष्क हो गया तो इसमें दरारें पड़ जाती है। तो ये आप जानते हैं दरारें किस मिट्टी पे पड़ती है? बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, बताइए। तो हम जानते हैं काली मिट्टी में, काली मिट्टी जहाँ है वहाँ पे देखिएगा जब गर्मी होगा या शुष्क हो जाएगा तो उसमें दरारें आ जाता है। नहीं तो गीला होगा तो एकदम चिपचिपा हो जाएगा, फैल जाएगा, है ना? पानी पड़ेगा तो। चलिए 45 क्वेश्चन नंबर है कि कौन सी मिट्टी की अधिक है क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? बताइए कौन सी ऐसी मिट्टी है या मिट्टी की जो जल धारण है क्षमता, ठीक है? जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई जो करते हैं उसकी आवश्यकता कम पड़ती है। किस मिट्टी में ऐसी आवश्यकता है बताइए? तो काली मिट्टी में आप समझ जाइए कम आवश्यकता पड़ती है, सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है, कम होती है, याद रखिएगा। ठीक है, 46 क्वेश्चन नंबर की बात करें, रूट नॉट किस फसल की बीमारी है? तो रूट नॉट जो है किस फसल की बीमारी है ये बता सकते हैं तो बताइए। तो 46 के आंसर का जवाब देंगे हम लोग बी, टमाटर। ठीक है, तो रूट नॉट किस फसल की बीमारी है? तो टमाटर की बीमारी है, ये हम जानते हैं। 47 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो गन्ने की फसल किस बीमारी से अधिक ग्रस्त होती है? गन्ने की जो फसल है किस बीमारी से अधिक ग्रस्त होती है, मतलब कौन सी बीमारी इसमें हो जाती है गन्ने में, बताइएगा। गन्ने मतलब ईख, जवाब दीजिए कौन सी बीमारी? इस 4 ऑप्शन का जवाब दीजिए। 47 का आंसर का जवाब देंगे तो बी है रेड रॉट। रेड तरह का हो जाता है ना, आप कोई भी ईख अगर उठाइएगा या गन्ना उठाइएगा उसको जब तोड़िएगा तो उसमें कभी-कभी रेड हो जाता है, सड़ने जैसा हो जाता है, तो वो बीमारी से ही ग्रसित होते हैं। ठीक है, 48 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है? एक बीमारी है ब्लैक आर्म, किस फसल को हानि पहुंचाती है? ये डायरेक्ट सवाल है, सॉरी। 48 का आंसर का जवाब तो सी, कपास को जो है हानि पहुंचाती है। तो याद रखिएगा कपास में कौन सी बीमारी होती है, बताइए कपास फसल में? तो ब्लैक आर्म जो है बीमारी हो जाती है, याद रखिएगा, इसलिए खराब हो जाता है। 49 की अगर बात करें, 49 की बात करें तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि खैरा नामक बीमारी जस्ते की कमी से होती है। ठीक है, कौन सी फसल इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित होता है, ग्रसित होता है, बता सकते हैं तो बताइए। बहुत ईजी है, खैरा बीमारी जैसे ही आप शब्द सुनिएगा तो आपको चावल याद आया होगा और चावल ही है, ये जान लीजिए, सही आंसर है इसी का। अगर मैं बात करूं 50वां प्रश्न की, ठीक है ना, 50 प्रश्न है कि समट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक जो है प्रभावित करती है, बताइएगा। समट एक बीमारी है तो किसमें होता है आप जानते हैं, तो बाजरा में, समट बाजरा, ऐसे याद रखिएगा। सी नंबर इसका सही है। और ये हो गया ज्योग्राफी का पार्ट 1 खत्म। नेक्स्ट मिलते हैं आपसे कल रात को 10 बजे और फिर एनसीईआरटी का जो है 1 बजे मिलेंगे फिर आपको रात को, और जल्द ही बिहार स्थित का प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूँ महामैराथन, जो कि तैयार रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर ज्योग्राफी का 2 है, अरे कोई डिटेल नहीं, ठीक है। हाँ थोड़ा मोड़ा हो सकता है तो चर्चित करेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन सुनिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है? पहला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो एक बात जान लीजिए, इस ऑप्शन के हिसाब से आप जवाब दीजिए कि कहाँ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, जवाब देंगे तो इसका आंसर का जवाब याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी होंगे। क्यों होंगे उपरोक्त में से सभी? क्योंकि पश्चिमी घाट तरफ भी, पूर्वी घाट तरफ, मतलब पूर्वोत्तर राज्य में सभी क्षेत्र में मिलते हैं। जैसे पूर्वी घाट अगर चले जाइए या आप पश्चिमी घाट चले जाइए, तरफ चले जाइए, तो सभी क्षेत्र में ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार मिलते हैं। जैसे कर्नाटक हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गए, ये सब सभी क्षेत्रों में लगभग मिलता है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। अगर बात करूँ दूसरा प्रश्न की बात करूँ, दूसरा प्रश्न है शौगौन। शौगौन बोला जाता है, शौगौन एक पेड़ होता है। शौगौन जो है किस क्षेत्र में जो है बहुयात में उगता है, बहुयात में उगता है। इस जगह पे ये भी हो सकता है ज़्यादा मात्रा में होता है, किस क्षेत्र में? या ये भी होता है शौगौन जो है भारत के कौन से क्षेत्र में या भारत के कौन सा राज्य में, बताइए, सबसे ज़्यादा उगता है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। तो एक बात जान लीजिए, मध्य भारत में, मतलब मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र है उसी को कहा जाता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश ऑप्शन देना चाहिए था, यहाँ पे मध्य भारत कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी में सबसे ज़्यादा शौगौन का पेड़ मिलता है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। अगर तीसरे प्रश्न की अगर बात करूँ मैं, तीसरा प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न है, सुनिए, गेहूँ की कृषि के लिए आदर्श तापमान क्या होता है? तो देखिए इस बुक के हिसाब से ऑप्शन थोड़ा अलग है, लेकिन आपको आंसर जवाब देना है, ये भी सही है और मैं और बता दूँगा कि और भी क्या होंगे। लेकिन इसके हिसाब से बताइए क्या होगा? गेहूँ की कृषि के लिए जो आदर्श तापमान होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, क्या होता है? क्या कितना होना चाहिए, है ना? बताइए। तो इसका आंसर का जवाब आप दे दिए होंगे ऑप्शन नंबर बी, 15 से 20 डिग्री, है ना? 15 से 20 डिग्री।
ठीक है? 15 से 20 डिग्री होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा 15 से कभी-कभी याद रखना है 25 दे देता है। कभी-कभी देता है 10 डिग्री से लेके 25 देता है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये आंकड़े मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि कहीं-कहीं आपको दे देगा। तो इस ऑप्शन में देखिए 15 से 20 है, 10 से 15 है तो 10 से 25 होता तो भी सही होता, लेकिन यहाँ पे 15 ही है। अगर 10 से 20 होता तो भी सही मानते, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो 15 से 20 ये आंकड़े ज़रूर मानिएगा और ये सही आंकड़े हैं। ये भी देखिए आंकड़े 25 से 30 कर दिया है। अब 20 से 24, 20 से 24 नहीं, अगर यहाँ पे 10 से 25 होगा तभी सही होगा या 15 से 20 होगा तभी सही होगा। मतलब लगभग होना चाहिए 10 से 25। अब 10 से 25 के बीच में अब आपका जो बेस्ट है आंकड़ा 15 से 20 वो सही है, इसलिए वो आंसर होना सही है। चलिए, चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है कॉफ़ी पौधे जो हैं, कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? कॉफ़ी जो हम लोग पीते हैं, वो बताइए पौधे के किस भाग से प्राप्त होगा? तो कॉफ़ी क्या है? बीज है, तो बीज से ही प्राप्त होगा। क्या बात सही है? इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। क्या मैंने बोला वो सही बोला? अगर आपको लगता है सही तो बताइए। तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए बीज जो है सही है और ये अच्छा भी है। 5वें प्रश्न की अगर मैं बात करूँ, 5वां प्रश्न जो है कुल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में किस राज्य में जो है संचित क्षेत्र सर्वाधिक है? बताइए। कुल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में किस प्रकार के संचित क्षेत्र सर्वाधिक हैं? सर्वाधिक हैं बताइए संचित क्षेत्र। बताएँगे? इसका आंसर का जवाब दीजिए। तो देखिए, अगर कुल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखें हम लोग भारत के कौन से राज्य को हम अगर संचित क्षेत्र के रूप में देखें, तो हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश इसमें बेस्ट है और यही आंसर आपका सही भी होगा। तो ये नहीं, संचित क्षेत्र की बात हो रही है। छठे प्रश्न की बात करें तो कौन सा राज्य जो है बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणीय है? तो कौन सा राज्य जो है बॉक्साइट उत्पादन में आगे है? बताइए। इसका आंसर का जवाब दीजिए इस 4 ऑप्शन के हिसाब से। आप लोग जवाब दे सकते हैं फटाफट से। आपको लग रहा होगा ईज़ी, यही क्वेश्चन आएगा, इसी को घुमाएगा जब मैं इसका हार्ड करवाऊँगा। बताइए इसका आंसर का जवाब दीजिए। तो इसका आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। बॉक्साइट उत्पादन में उड़ीसा हमारा अग्रणीय राज्य है। ठीक, चलिए 7वां प्रश्न क्या है देखिए। 7वां प्रश्न है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली जो है किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, केरल में है। ये जो हम जानते हैं केरल राज्य में है, तो ईज़ी है। चलिए 7वें प्रश्न का आप बी लगाए, बहुत सही लगाए। 8वां प्रश्न बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तालचेर, तालचेर जो कि उड़ीसा में पड़ता है, किसके लिए महत्वपूर्ण है? तालचेर जो क्षेत्र है उड़ीसा में, वो किसके लिए महत्वपूर्ण है? बता सकते हैं इस 4 ऑप्शन के हिसाब से? जवाब दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, जवाब देंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो याद रखिएगा सी होगा, भारी जल संयंत्र के लिए जाना जाता है तालचेर। ठीक है? 8वां प्रश्न का सी लगाए, बहुत सही लगाए। 9वें प्रश्न की अगर बात करूँ तो 9वां प्रश्न है सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो सूती वस्त्र का मिल की बात करें तो भाई महाराष्ट्र और कोई हो सकता है। गुजरात है, जान लीजिए सूती मिल के लिए, लेकिन सर्वाधिक मिल अब जो है अभी महाराष्ट्र में है, वर्तमान में। ठीक है ना? चलिए 10वां प्रश्न की अगर बात करते हैं। 10वां प्रश्न है किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है? सबसे ज़्यादा रोजगार किस क्षेत्र में मिला है? तो सूती वस्त्र के लिए मिला हुआ है। सही बात है, सूती वस्त्र जहाँ मिलेगा, बनेगा, वहीं तो सबसे ज़्यादा रोजगार होगा। तो सूती वस्त्र, है ना? जो कि ऑप्शन नंबर बी लगाएँगे, बहुत सही लगाएँगे। आप स्पीड करके भी देख सकते हैं, ठीक है? 11वां प्रश्न की अगर बात करें तो कौन से लौह इस्पात संयंत्र जो है, की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी? तो जर्मनी के सहयोग से की गई है। बताइए इस 4 ऑप्शन के हिसाब से बताइए जर्मनी की मदद से की गई है कौन-सा? तो इस ऑप्शन में जर्मनी की मदद से जो लौह इस्पात संयंत्र बना है, वो हमारा बी नंबर है राउरकेला। HSL राउरकेला। चलिए 12वां प्रश्न क्या है? 12वां प्रश्न है डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं? तो डीजल रेलवे इंजन की अगर बात करेंगे हम लोग, तो इसका आंसर जो है आपको 12 प्रश्न का बताइए क्या होगा? बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, बताइए। और कितने नंबर आते हैं ज़रूर बताइएगा। तो डीजल इंजन रेलवे जो है वाराणसी में बनता है, ये सही है। चित्तरंजन में क्या बनता है बताइए? चित्तरंजन में। 13वां प्रश्न की अगर बात करें तो राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? किस क्षेत्र में स्थित है बताइए? इस 4 ऑप्शन का जवाब दीजिए। 13वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएँगे वो सही लगाएँगे, विशाखापत्तनम, है ना? ये सही आंसर है। चलिए 14 प्रश्न की अगर बात करें, 14 प्रश्न है भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए 14 प्रश्न का जवाब देंगे तो डी नंबर सिंदरी में। कहाँ किया गया था? सिंदरी में। ये क्लियर हो गए। 15वां प्रश्न की अगर बात करें, ये थोड़ा जल्दी चल लिया है ना? चलिए कोई बात नहीं। 15वां प्रश्न की अगर बात करें कि ओबरा किसके लिए जाना जाता है? बताइए ओबरा किसके लिए जाना जाता है? ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं हार्ड? अगर जिसको पता है वो समझिए बहुत अच्छी से तैयारी शुरू है। तो 15वां प्रश्न का जवाब है बी, ताप विद्युत घर के लिए ओबरा जाना जाता है। 16वां प्रश्न,
16वां प्रश्न तो आप जानते ही होंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH1 है, किन स्थानों को जोड़ता है? बताइए। इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH1 है, किस स्थान को जोड़ता है? मतलब किन स्थानों को जोड़ता है, ये बताना है। तो हम जानते हैं NH1 की अगर बात करेंगे हम लोग, तो बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग। आप बताइए। क्या होगा? 16वां प्रश्न का जवाब देंगे तो दिल्ली एवं अमृतसर, अमृतसर के कौन सा? बरास्ता, अंबाला तथा जालंधर को जोड़ता है। समझ गए? क्लियर। चलिए 17वां प्रश्न, डिटेल नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट। और हमेशा रात को डेली 10 बजे मॉक टेस्ट चलता है, तैयार रहेंगे। हर कोई भी एग्जाम की हो, मॉक टेस्ट इसी पे चलता है। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? बताइए। अभी बिहार एसएससी के लिए मॉक टेस्ट चल रहा है, तैयार रहेंगे। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई? भारत में डाक विभाग की स्थापना जानते हैं? 1854 में हुआ था। 18वें प्रश्न की बात करते हैं। भारत को कुल कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? भारत को जो है कुल कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? बताइए। तो पिन कोड का शब्द आते ही आपको याद आया होगा 8, पिन कोड 8 है ना? चलिए 19वां प्रश्न, बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत में एसटीडी सेवा आरंभ हुई, बताइए। एसटीडी सेवा, कॉल सेवा, बताइए आरंभ कब हुआ था? एसटीडी का जो लगाया जाता था कॉल करने के लिए सभी को, एसटीडी सेवा बताइए कब आरंभ हुआ? 19वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ए 1960 में, मतलब 1960 में। 20वां प्रश्न, 20वां प्रश्न देंगे किस राज्य में स्त्रियों की संख्या जो है पुरुषों से अधिक है? कौन नहीं जानता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, केरल, है ना? चलिए 20वां प्रश्न का जवाब तो आप दे दिए। चलिए 21वां प्रश्न का जवाब दीजिए। भारत में कौन से वर्ग की भाषाएं बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? कौन सी भाषा बोलने वाले की संख्या जो है सर्वाधिक है? बताइए। तो हम जानते हैं कि हमारे पास 4 ऑप्शन है और चारों भाषा बोली जाती है, जिसमें से हम मान लीजिए डी आंसर को हटाते हैं, ये ज़्यादा हम नहीं रखते हैं, लेकिन इन 3 में से तो बोला जाता है। लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा कौन बोला जाता है बताइए? तो आप अच्छे से जानते हैं इंडो आर्यन, ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है। चलिए 22 क्वेश्चन नंबर, भारत के जो हैं भारत के, यहाँ पे बढ़िया से कर देता हूँ, भारत के मध्यवर्तीय तथा दक्षिणी भागों में निवास करने वाले जनजाति लोग किस वर्ग से संबंधित हैं? बहुत अच्छे से जानते हैं। जो मध्यवर्तीय क्षेत्र हो, दक्षिण भागों में निवास करने वाले जो जनजाति होते हैं, वो किस वर्ग से संबंधित हैं? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से बताइए। तो याद रखना है, दक्षिण जैसे ही भागों की बात होगी ना, सबसे ज्यादा प्रोटो ऑस्ट्रालॉयड होंगे। ऑस्ट्रालॉयड बोला जाता है, ऑस्ट्रालॉयड बोला जाता है। जैसे आप बोल सकते हैं प्रोटो ऑस्ट्रालॉयड बोल दीजिए, प्रोटो ऑस्ट्रालॉयड बोल दीजिए, लाइड होंगे जरूर, ऑस्ट्रालॉयड भी बोल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, इसमें ये नहीं कि त्रुटि है। 23 क्वेश्चन नंबर है कि किन लोगों को जो है भारत के सबसे पुराने निवासी माना जाता है? सबसे पुराने, अभी आप पढ़े निवास करने वाली जनजाति का नाम पढ़े, अभी सबसे पुराने निवासी बताइए जो कि भारत में बताएंगे। तो 23वां प्रश्न का जवाब बी, नेग्रिटो। देखिए समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो एक बात ध्यान रखना है, सोडियम की अगर मात्रा देखें तो आपका 10.56 है, ठीक है? और क्लोरीन की मात्रा अगर देखें तो 18.98 है। और ये बात करते हैं तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो पहले के हिसाब से अगर देखते हैं तो सोडियम की मात्रा बताई गई थी सबसे ज़्यादा। लेकिन क्या हुआ कि अब के अपडेट के हिसाब से, और इस बुक में जो है सोडियम आंसर दे रहा है, ठीक है? सोडियम आंसर दे रहा है ये बुक, लेकिन सोडियम नहीं होगा, सोडियम सेकंड ऑप्शन में होता अगर क्लोरीन ऑप्शन में नहीं रहता तो क्लोरीन हो गया, ठीक है? तो क्लोरीन है, ठीक है? तो क्लोरीन है। अगर दोनों मिलके सोडियम क्लोराइड रहता तो आंसर ये भी सोडियम क्लोराइड भी हो जाता। लेकिन यहाँ पे सोडियम अलग कर दिया, क्लोरीन अलग कर दिया है। तो क्लोरीन जो है 18.98 है, ठीक है? इसकी मात्रा है, तो सबसे ज़्यादा यही है। तो आंसर आपका बी इसका उचित आंसर है, ठीक है? अगर क्लोरीन नहीं रहता तो सोडियम आंसर होता, ठीक है? क्लियर कर दिया। चलिए आगे चलिए। 25 क्वेश्चन नंबर है कि इलायची की पहाड़ियों को जो है, इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? तो इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जानते हैं, बता सकते हैं? तो हम जानते हैं कार्डेमम की पहाड़ियाँ बोली जाती है। किसकी पहाड़ियाँ? कार्डियम की पहाड़ियाँ। ऐसे कार्डेमम की पहाड़ियाँ भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गए? सी नंबर 25 का आंसर का जवाब देंगे सी। चलिए 26 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं तो 26 क्वेश्चन नंबर है कि एक फसलीय कृषि किस प्रकार की कृषि का प्रमुख लक्षण है? बताइए। तो किस प्रकार की कृषि का प्रमुख लक्षण है ये बताइए 26 का। तो ऑप्शन नंबर ए स्थानांतरित कृषि है। क्या है? स्थानांतरित कृषि है। क्लियर हो गया? चलिए 27 क्वेश्चन नंबर है, कौन से प्राकृतिक प्रदेश को जो है संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है? बताइए। कौन से ऐसे प्राकृतिक जो हैं
संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है, ये बताएँगे तो बताइए क्या? किसे कहा जाता है? 27 का आंसर का जवाब देंगे, तो इसका आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए है, स्टेपी प्रदेश को कहा जाता है। 28 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन-सी जनजाति पशुचारण करती है? कौन-सी जनजाति जो है पशुचारण करती है? पशुचारण मतलब पशु को चराती है, तो डी माशाई। कौन है? माशाई। ठीक है, 28 का डी। 29 29 क्वेश्चन नंबर है, वह मिट्टी जिसका रंग जो है लॉ ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है। क्या है? परिणाम है। बताइए। इसका आंसर का जवाब दीजिए। 29 का आंसर का जवाब देंगे तो सी है। लेट्स राइट कि डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो डंकन पास जो है किसके मध्य स्थित है? बता सकते हैं? 30वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्या दक्षिण और छोटे अंडमान के बीच स्थित है डंकन पास? ये पूछा हुआ प्रश्न है। 31वां प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? अंडमान और निकोबार 2 द्वीप समूह है, वो एक दूसरे से पृथक हैं, अलग हुए हैं। कैसे? कौन से चैनल? कौन से खाड़ी? बताइए। 31 का तो 10 डिग्री चैनल के कारण 10 डिग्री चैनल से पृथक हुए हैं अंडमान और निकोबार। क्या ये बात सत्य है? 32वां प्रश्न का जवाब देंगे। चलिए 32वां प्रश्न है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? बताइए। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ये बताएंगे। 32 का आंसर का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी है। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी है 8850 मीटर है। 8850 मीटर है, ये ध्यान रखना है। 33वां प्रश्न की अगर बात करूं मैं, तो निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो निम्न में से कौन सी ऐसी रेखा है जो कि भारत से होकर गुजरती है? ये बता सकते हैं तो बताइए। 33वां प्रश्न का तो बी होगा कर्क रेखा। क्या होगा? कर्क रेखा, जो कि भारत से होकर जाती है और 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन नहीं जानता है? तो इजी है। अगर बात करें 34 क्वेश्चन नंबर कि मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? बताइए। तो मन्नार की खाड़ी हम जैसे ही होगा तो साउथ इंडिया तरफ याद रखेंगे, और साउथ इंडिया मतलब तमिलनाडु के पूर्वी में याद रखेंगे। ये तो हम लोग सब जानते हैं। चलिए 35 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर है कि भारत का मानक समय जिसे स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, कितने देशांतर अंतर का स्थानीय समय है? तो हम अच्छे से जानते हैं इसका स्टैंडर्ड टाइम का। भारत का जो मानक समय है जिसे स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, कितने देशांतर का है? तो हम बता देंगे आंसर होगा बी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि सही है, स्थानीय समय है। 36 क्वेश्चन नंबर है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है? बताइए। 36 का आंसर का जवाब देंगे। तो 36 का आंसर का जवाब ए है, मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगर मैं बात करूं 37 क्वेश्चन नंबर का, तो कोडाइक नाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? बताइए। कोडाइक नाल जो है किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी, पालनी में है ना, पालनी का पर्वत जो है श्रृंखला है। 38 क्वेश्चन में बताइए, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? तो हम जानते हैं इस ऑप्शन के हिसाब से गंगोत्री तो नहीं है, यमुनोत्री तो नहीं है, सियाचिन ग्लेशियर है, नाम सुने हैं। इस पे लड़ाई भी हुई है, युद्ध भी हुआ है। 39 क्वेश्चन नंबर है, भारत मुखभूमि का दक्षिण नोक है। तो भारत का जो मुखभूमि है दक्षिण नोक, वो बताइए। दक्षिण नोक है, उसे क्या कहते हैं? उसे किस नाम से जानते हैं? बताइए। 39 कन्याकुमारी। दक्षिण नोक कन्याकुमारी, भारत का कन्याकुमारी का दक्षिण नोक है। 40वां प्रश्न ऐसे समझ सकते हैं। 40वां प्रश्न क्या है? डुरंड डुरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो डुरंड लाइन जो है निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो किसकी है डुरंड? तो हम जानते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है। किसका है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान हो गया। 41 क्वेश्चन नंबर, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल कौन सा है? तो हम जानते हैं जैसलमेर। क्या मैंने सही बोला? गलत बोला? बताइए। गलत बोला। क्यों बोला? क्योंकि भारत में सबसे कम वर्षा लेह जगह पे होता है ना? सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है बताइए तो? और जानते हैं मेघालय में है। 42 का आंसर का जवाब देंगे, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा। तो हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा का नाम बताइए। 42 का आंसर का जवाब देंगे तो सी, काराकोरम। ठीक है, काराकोरम। ठीक है। अभी भी अपडेट अब चेंज हो गया है लगता है, लेकिन अभी अपडेट के हिसाब से इस बुक के हिसाब से काराकोरम सही आंसर है। गूगल थोड़ा चेक कर लीजिएगा, मैंने चेक किया तो काराकोरम ही अभी दे रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, 43 है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? बताइएगा। किस राज्य में अवस्थित है ये बताइए। तो अवस्थित है जवाहर सुरंग किस राज्य में? और इतना तो हम जानते ही हैं, जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। अगर बात करें 44 क्वेश्चन नंबर की बात करें, तो पूर्व
44 क्वेश्चन नंबर सुनिए, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो इसका आंसर का जवाब हम जानते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पे। कहाँ? नीलगिरी पहाड़ियाँ। पूर्वी और पश्चिमी घाट अगर जैसे ही बोलेगा नीलगिरी पहाड़ी लगा के चलेगा। 45 ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है, कौन नहीं जानता? चलिए 46 पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है पोर्ट ब्लेयर? बताइए। 46 का आंसर का जवाब दक्षिणी अंडमान में है। ठीक है। 47 क्वेश्चन नंबर, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन नहीं जानता है? 7वां, इसको हम टाइम नहीं देंगे, है ना। चलिए 48वां प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? तो वो बांग्लादेश, है ना। आप जानते हैं बांग्लादेश। 49 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? कौन चलता है बताइए, कौन चलती है? तो ऑप्शन नंबर बी विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, विवेक एक्सप्रेस। अगर बात करूं 50वां प्रश्न है, ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं ग्लोब पर स्थित अगर हमारे भारत की स्थिति बताती है तो उत्तरी अक्षांश के बीच है, तो कितने से कितने डिग्री है? तो ये ऑप्शन नंबर सी दिख रहे होंगे, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे बीच जो है स्थित है। क्लियर हो गया भारत की स्थिति। तो ये हो गया सेट नंबर 2 ज्योग्राफी का। सेट नंबर 3 भी आपका डेली रात को 10 बजे होता है और दिन में 1 बजे जो है आपका एनसीईआरटी का आता है, याद रखिएगा। जो कि नहीं आ पाए उसके लिए क्षमा चाहते हैं और जल्द ही बिहार एसएससी का भी टाइमिंग बता दिया जाएगा और आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का सेट नंबर 3 है, डेली रात को 10 बजे हमेशा अपडेट ये होता है। आपका बायोलॉजी का हो चुका है, अब हम चला रहे हैं ज्योग्राफी का, फिर इसके बाद चलाएंगे केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, फिर इसके बाद हम पॉलिटिकल का चलाएंगे। लोग को लगता है कि हार्ड पूछता है, हार्ड नहीं होता। सवाल बस यही है, बस इसको घुमाता है, उसे आपको पकड़ना है, आपका रिजल्ट आपके हाथ में। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो हम जानते हैं कि कर्क रेखा तो गुजरती है, ये हम जानते हैं, लेकिन अक्षांश रेखा पूछ रहा है कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो आप इस 4 ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो सी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होगा। क्लियर हो गया। और भी है जो कि हम बाद में सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इसलिए कोई जानकारी नहीं देंगे। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो इस 4 ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे कर्नाटक, वो सही आंसर लगाएंगे। अगर बात करें तीसरा प्रश्न की, तीसरा प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 1972 को जो है ये शुरू हुआ था और कब? तो 5 जून का नाम सुने होंगे, 5 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की, थोड़ा फास्ट चलेंगे। चौथे प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है हमारा एमपी में है, बी नंबर जो लगाएंगे, एमपी मतलब मध्य प्रदेश में है ना। कहाँ है? तो हम जानते हैं मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। पांचवें प्रश्न की अगर बात करें तो पांचवा प्रश्न है, महेंद्रगिरी चोटी स्थित है। तो महेंद्रगिरी चोटी स्थित है, तो आपको लगता होगा उड़ीसा लगा देते, देखिए राज्य तो थोड़ी पूछ रहा है। तो कहाँ चोटी स्थित है? तो पूर्वी घाट में स्थित है। ठीक है, कहाँ? पूर्वी घाट में स्थित है। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न क्या है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से बताइए। तो जैसे ही दक्षिण भारत को होगी, साउथ तरफ की बात होगी, साउथ इंडिया तरफ की, तो अन्नामुड़ी आप देखे होंगे सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। क्लियर हो गया, छठे प्रश्न का ए लगाए जो। चलिए 7वें प्रश्न की अगर बात करते हैं तो 7वां प्रश्न है, भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य आपको बहुत ही सिंपली आप जानते हैं कि कौन है? आपका सिक्किम है, सबसे कम आबादी वाला। आगे बात करते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये 2011 की जनगणना के हिसाब से सिक्किम आंसर है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत का सबसे छोटा राज्य अगर पूछे तो हम जानते हैं गोवा सबसे छोटा राज्य है। 8वां प्रश्न का जो सी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, ये सब इजी क्वेश्चन है ना। 9वां प्रश्न है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटीय रेखा अगर है तो जीटी का है, गुजरात का है, जो कि ए लगाएंगे वो सही लगाएंगे, है ना। चलिए 10वां प्रश्न की अगर बात करते हैं तो 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है पहले नेफा के रूप में जाना जाता है? नेफा का फुल फॉर्म बताइए।
मैंने बताया है, अगर मेरा सेट नंबर 2 देखे होंगे तो। तो बताइएगा नेफा के नाम से कौन जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश नेफा के नाम से ही जाना जाता है और इसको राज्य का दर्जा मिला था बाद में, ठीक है? और किससे अलग हुआ था? असम से अलग होके, है ना? चलिए आगे बात करते हैं। 11वां प्रश्न की बात करें। 11वां प्रश्न है चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन है? चंडीगढ़ का वास्तुविद मतलब कौन निर्माता है? कौन इसका निर्माण किया है? कौन नामकरण दिया है? बताइए चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद है। 11वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो टी कॉर्ब्यूसियर नाम है, पूरा नाम कॉर्ब्यूसियर। चलिए 12वां प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है? समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो बी केरल। केरल है, बहुत अच्छा है, ये आप जान लीजिए। ठीक है, ये बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है, आप देखे होंगे। 13वां प्रश्न की बात करें तो भारत का कौन सा शहर जो है सांस्कृतिक घुलन केंद्र कहा जाता है? सांस्कृतिक घुलन केंद्र कहा जाता है, किसे कहा जाता है? कौन से शहर को? तो इसका नाम सुनते ही आपको हैदराबाद को याद आया होगा। हैदराबाद को कहा जाता है घुलन केंद्र। चलिए 14 प्रश्न। रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? देखिए रेल के इंजन वाराणसी। रेल के डिब्बे की बात हो रही है। अब रेल के डिब्बे की बताइए इस 4 ऑप्शन के हिसाब से, तो बताएँगे। रेल के इंजन की बात हुई तो हम वाराणसी याद रखते हैं। लेकिन रेल के डिब्बे की बात हो रही है, तो बताइए। तो इसका आंसर कपूरथला, कपूरथला तथा पेरमदूर, पेरमदूर बोला जाता है। देखिए 15वां प्रश्न है अनुशुपा एक गर्म पानी का स्रोत है, उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? बहुत अच्छा है। बताइएगा उड़ीसा के कौन से जिले में है? अनुसुपा एक गर्म पानी का स्रोत है। बताइए 15वां प्रश्न का। तो सी नंबर कटक। कटक में है। आप जाइएगा कटक घूमने, मतलब उड़ीसा में कटक जाइएगा ना तो वहाँ मिलेगा। अब देखिए 16वां प्रश्न है उरी पनबिजली परियोजना अवस्थित है। तो उरी कहाँ था? उरी स्टोरी भी है, उरी फ़िल्म भी है। बताइए उरी कहाँ था? ये घटना उरी वाली जो घटना सुनते हैं फ़िल्म में, कहाँ थी? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर आंसर होगा। तो जम्मू कश्मीर में। उरी पनबिजली परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ए आंसर जो लगा है। 17वां प्रश्न की अगर बात करें, 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है? तो श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ऐसे लोग याद करते हैं। तो आप भी याद कर लीजिए। ये फन के लिए थोड़ा मैंने बोला। चलिए 18वां प्रश्न की बात करूँ। 18वां प्रश्न है टिड्डागढ़ जाना जाता है। टिड्डागढ़ जो है वो किस नाम से जाना जाता है? क्यों जाना जाता है? बताइए इस 4 ऑप्शन के हिसाब से 18वां प्रश्न का। तो 18वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, 19वां प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न भी फेमस है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है कौन-सी है? बताइए। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछे कौन-सी है? तो वो है हमारा सी बुलर झील। बुलर झील जो है हमारा मीठे पानी का झील है। अब ये बताइए कि बुलर झील है कहाँ? चिल्का झील तो आप जानते हैं उड़ीसा में बहुत ईज़ी है। सांभर झील भी मानते हैं कि राजस्थान में आप जानते होंगे। लेकिन डल झील और बुलर झील बताइए कहाँ है? 20वां प्रश्न है कि भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में अगर शंकुधारी वन अगर पूछे कि कहाँ पाया जाएगा? तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप जानते हैं बहुत अच्छे से, बताइए। तो इसका आंसर सी हिमालय में। शंकुधारी वन कहाँ पाया जाएगा? हिमालय में ही ना, पहाड़ी क्षेत्र में। 21वां प्रश्न की बात करते हैं 21 क्वेश्चन में। कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी 2 राजधानी है, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी आपसे पूछ दिया। तो कालीन राजधानी अगर पूछे ना तो श्रीनगर टिक लगा दीजिएगा, इसमें क्या सोचना है ना? 22वां प्रश्न की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा किस राज्य में है? बताइए 22वां प्रश्न का। तो बी सिक्किम में है, और क्या नाथुला दर्रा। और दर्रे को याद कर लीजिए, दर्रा आया मतलब दर्रे से बहुत सवाल पूछेगा। 23वां प्रश्न है विख्यात दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? विख्यात जो दिलवाड़ा मंदिर है वो कहाँ स्थित है? 23 का जवाब दीजिए। तो 23 का आंसर का जवाब आपके पास है डी राजस्थान में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? राजस्थान में, जो कि जैन के लिए है ना, जैन से संबंधित है। 24 काजीरंगा किस राज्य में है? तो काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना। तो 24 का आंसर का जवाब ए असम में, काजीरंगा असम। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो चंदन के लिए अभी जस्ट पढ़े हैं कर्नाटक, है ना। चंदन की लकड़ी के लिए जो कि फेमस है कर्नाटक। ठीक है 25 का क्या लगाया आप? शी। चलिए आगे बात करते हैं 26। 26 है कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है गैर सहतूत मतलब नान मलवारी, जिसे गैर सहतूत मतलब उसे एक और नाम से जानते हैं नान मलवारी, रेशम उत्पादित करता है। तो रेशम उत्पादित करता है, यह गैर सहतूत जो है ये रेशम उत्पादित करता है। तो किस राज्य में है?
कौन सा राज्य में है? ये पूछ रहा है आपसे 26 का, तो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे देखिए 27 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तो भारत में खाद्य की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? तो किस राज्य में होती है खाद्य की भारत में? तो पंजाब में, क्योंकि पंजाब में खेती होती है ना? चलिए 28 क्वेश्चन नंबर है कि फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। डी देहरादून। डी देहरादून। 29 क्वेश्चन नंबर है कि टीका एवं साल किस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं, उसे जाना जाता है? तो बताइए किस मतलब होता है वो कहाँ होता है? बताइए उसे किस नाम से जाना जाता है? ये पूछ रहा है 29 का। तो सी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में होता है, पतझड़ी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। झूम है, झूम तो हम जानते हैं खेती है, तो झूम है क्या है? झूम झूम जनजाति तो नहीं है, कृषि का एक तरीका है झूम खेती। झूम खेती के नाम से सुने हैं, तो झूम क्या है? कृषि का एक तरीका है, मतलब खेती का एक तरीका है। 30वां प्रश्न का डी। ठीक है। अगर बात करें 31 क्वेश्चन में, 31 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक बताइए, सबसे अधिक होता है। 31 का आंसर का जवाब देंगे, तो इसका आंसर का जवाब आपके पास है बी चावल, है ना? सबसे अधिक इस्तेमाल हम लोग चावल ही करते हैं। 32 हरित क्रांति की सफलता से संबंध जो है वैज्ञानिक हैं। मतलब हरित क्रांति की सफलता से कौन संबंधित वैज्ञानिक हैं? ये सवाल होना चाहिए। तो कौन संबंधित वैज्ञानिक हैं बताइए? तो इनका नाम आप जानते हैं, बताइए। सी नॉर्मन बोरलॉग। बोरलॉग भी बोला जाता है। ठीक है। 33 निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? कौन है अंगूरों की पैदावार के लिए? नासिक, महाराष्ट्र तरफ जो है नासिक। चलिए 34 रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? तो रेशा फसलें कौन सी है बताइए। 34 का आंसर का जवाब दीजिए। सी कपास, सन और जूट, ये सब जो है रेशा है। कपास तो है, सन भी है और जूट भी है, आपका रेशा है, रेशा फसलें है ना। 35 क्वेश्चन नंबर, किस प्रकार की मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थ की अधिकता है? कार्बनिक पदार्थ सबसे ज्यादा है कौन सी मिट्टी में? बताइए। 35 का आंसर का जवाब देंगे, तो जलोढ़ मिट्टी में आपका कार्बनिक पदार्थ अधिक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा 36 क्वेश्चन नंबर कि प्रसिद्ध जो है अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये झील बताइए कहाँ है? अंगुलियों नुमा है, तो बताइए कहाँ है ये झील? बताइए 36 का। तो ये इसका आंसर है सी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 37 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, तो किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो किस पेड़ से कुनैन प्राप्त करते हैं बताइए। तो ये है बी सिनकोना पेड़ से, सिनकोना पेड़ से। 38 क्वेश्चन नंबर है कि भारत का कौन सा राज्य जो है केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? केसर का बताइएगा। तो जम्मू कश्मीर और क्या है? ये आंसर जो लगाएंगे बहुत ईजी है केसर के लिए। केसर ऐसे भी लिखाता है ना, तलबिश वाला, तलबिश है दंतिश वाला लिखाता भी है। 39 क्वेश्चन नंबर है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूषा कहाँ पर स्थित है? मतलब किस राज्य में स्थित है? पूषा जो है किस राज्य में है जहाँ राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है? बताएंगे। 39 का आंसर का जवाब दीजिए। तो बिहार में, ये हम जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद से के नाम पे है। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे मरुद्भिद है? मरुद्भिद मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाला पौधा है, तो कौन सा है बताइए? उसका नाम जानते हैं। 40वां प्रश्न का सी करील का, चूंकि आपको रेगिस्तानी क्षेत्र में ही मिलेगा, करील एक पेड़ होता है। 41वां प्रश्न है कि भारत में किस किस्म के कॉफी का उत्पादन किया जाता है? तो भारत में किस किस्म का जो है कॉफी का उत्पादन होता है भारत में? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं उसके बारे में। एराविका जो है कॉफी होता है और वो भारत में होता है। 42 भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य और कोई नहीं, केरल है। इससे बड़ा ऑप्शन सही आंसर और कहीं नहीं होगा। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। मसालों के लिए भी तो भाई केरल ही है। 43 मसालों का बगीचा उपनाम के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो केरल। इसमें भी क्या सोचना है, मसाला, रबड़, ये सब के मामले में केरल बहुत आगे है। 44 जूट सबसे अधिक, मिर्ची के लिए राजस्थान बहुत फेमस है, पता है? जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? ठीक है, जूट सबसे अधिक कहाँ होता है, मतलब किस राज्य में होता है बताइए? जूट तो बंगाल में होगा और क्या, और बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होता है सबसे ज्यादा। ये भी हम लोग पढ़े हैं, लेकिन आप बताइए। तो हाँ एकदम सही, बंगाल का डेल्टा क्षेत्र। चलिए 45 का आंसर का जवाब है कि कृषि कार्य प्रणाली में से कौन
सी एक पारिस्थितिक मित्र है, तो वो इस ऑप्शन के हिसाब से कार्बनिक खेती जो है वो हमारे लिए बेस्ट है, परिस्थिति के लिए भी बेस्ट है, इसलिए मित्र भी है। 46 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर देखें हम लोग, तो हम तो भाई खेती तो गेहूँ का पंजाब में होता है, लेकिन उत्पादक राज्य अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, यूपी। ठीक है, आगे बात करते हैं 47 क्वेश्चन नंबर। 47 क्वेश्चन नंबर है कि कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? तो कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए आपको? तो काली मिट्टी चाहिए, कपास के लिए काली मिट्टी बहुत अच्छा होता है ना? 48 क्वेश्चन नंबर, सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, नई मिट्टी को, पुरानी मिट्टी को अलग बात है, नई मिट्टी को क्या कहा जाना जाता है? तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी का 2 नाम, खादर और बांगर। अब नई कौन है, पुरानी कौन है, आप बताइए। ठीक है, डायरेक्ट सवाल यही है। तो 48 का आंसर का जवाब खादर। खादर मिट्टी ही जलोढ़ मिट्टी का नाम है, खादर, जो कि नई जलोढ़ मिट्टी का नाम खादर है। अगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती तो बांगर हो जाता आंसर। ठीक है, चलिए, और नहीं पूछा था। 49 क्वेश्चन है कि कुफरी चमत्कार किस फसल की जो है प्रजाति है? कुफरी चमत्कार जो है किस फसल की प्रजाति है, किस फसल से संबंधित है? तो वो है हमारा बी, आलू। ठीक है, आलू का प्रजाति का नाम है। 50 प्रश्न है, भारत में काजू उत्पादन में जो है मुख्य राज्य कौन सा है? तो काजू के मामले में भी हम तो बताएंगे भाई एक ही चीज है, मसाला जो करता है, जो मसाला कर रहा है, जो आपको रबड़ के लिए जाना जाता है, वही तो जाना जाएगा केरल, काजू के लिए भी। तो आंसर सही हो गया। तो ये आपके क्लियर हो गए और आपके ये तीसरे प्रश्न भी खत्म हो गए। और डेली रात को 10 बजे मॉक टेस्ट दीजिए, इसी समय भी बिहार एसएससी का भी अपडेट मैं करूंगा, बस तैयार रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज शुरू करने जा रहे हैं सेट 4 मतलब ज्योग्राफी का सेट 4 है। अब चलिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है सुनिए ज्योग्राफी का। मिट्टी की रचना सामान्यतः निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा होती है। तो मिट्टी की रचना जो है निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा होती है, वो कौन सा आंसर होगा बताइएगा। इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना, फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, निक्षेपण। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान नहर पानी प्राप्त करता है। तो राजस्थान जो नहर है, राजस्थान में जो नहर है आपका पानी प्राप्त कैसे करता है? तो आप इस ऑप्शन के हिसाब से जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका आंसर सतलज नदी से प्राप्त करता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2 राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित है। तो कावेरी जल विवाद से तो आप जानते ही हैं कौन है, बताइए। तो इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, 2 राज्य पूछा, जल विवाद है कावेरी नदी का, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। क्लियर हो गए। देखिए चौथे प्रश्न की बात करते हैं। अब फास्ट थोड़ा मॉक टेस्ट करेंगे, आप स्पीड करिएगा। सरदार सरोवर परियोजना जो है किस राज्य में निर्माणाधीन है, मतलब किस राज्य में बना है बताइएगा। तो सरदार सरोवर तो हम जानते हैं नर्मदा नदी पे बना है, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, नर्मदा नदी पे, लेकिन ये बताइए किस राज्य में है? तो गुजरात में। डी नंबर जो लगाएंगे चौथे प्रश्न का वो सही लगाएंगे, जीटी में है। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है कि भाखड़ा नागल, देखिए भाखड़ा नागल बोलिए या भागड़ नागल बोलिए, ठीक है, एक ही है। तो भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है? तो किस नदी पर बनी है बता सकते हैं, इस ऑप्शन के हिसाब से आप अच्छे से जानते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी पर बनी है। चलिएगा छठे प्रश्न की बात करते हैं। आप पहले आंसर दीजिएगा, उसके बाद ही मैं दूंगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। तो जवाब दे दिए होंगे, ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। 7वें प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है कि लूनी नदी किसमें गिरती है? तो लूनी नदी जो है किसमें गिरती है बता सकते हैं। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कच्छ के, मतलब कच्छ का रन में गिरती है या कच्छ के रन में गिरती है, ये ध्यान रखना है। तो सी नंबर जो लगाए 7वें प्रश्न का वो सही लगाए। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? एस्चुरी बनाती है मतलब ज्वार नदमुख बनाती है। तो कौन बनाती है, इस ऑप्शन का जवाब दीजिए। तो हम जानते हैं नर्मदा नदी बनाती है, और का बी नंबर जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, 9वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 9वां प्रश्न सुनिए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में जो है किस नाम से प्रवेश करती है? तो जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी अगर भारत में जब मैदानी भाग में जब आता है तो किस नाम से प्रवेश करता है, मतलब किस नाम से जाना जाता है? तो हम जानते हैं उसका नाम, अच्छे से जानते हैं आप, क्या? ऑप्शन नंबर सी, दिहांग। किस नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतवर्ष की अगर सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो गंगा है, ये हम जानते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारा गोदावरी है ना।
है ना? दूसरे नंबर पे हमारा गोदावरी है। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी जो लगाएँगे 10वां प्रश्न का वो सही लगाएँगे। अगर बात करूँ 11वां प्रश्न की, 11वां प्रश्न क्या है? तो कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो कहाँ जो है भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? इसका आंसर का जवाब देंगे। उस जगह को हम देवप्रयाग कहेंगे और देवप्रयाग में ही गंगा बन जाती है, भागीरथी अलकनंदा मिलकर। ठीक है? उसे देवप्रयाग भी कहा जाता है। 12वें प्रश्न की अगर बात करें तो लैगून क्या है? तो लैगून तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए। झरना नहीं, झरना हो ही नहीं सकता, झील होगा। ठीक है? तो लैगून एक झील है। क्लियर हो गए? 12वां प्रश्न का जो बी लगाए, वो सही लगाए है। चलिए 13वां प्रश्न की बात करें तो कोयना परियोजना, कोयना, ठीक है? कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो कोयना परियोजना बताइए, कोयना परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है? ये जवाब दीजिए। 13वां प्रश्न का जवाब देंगे तो सी, एमएच महाराष्ट्र है। ठीक है? किससे? महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र में है, ये आप जानते हैं। अगर 14 प्रश्न की अगर बात करें, 14 प्रश्न है कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट जो है कहाँ स्थित है? बताइए। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट जो है कहाँ स्थित है? इस ऑप्शन का जवाब दीजिए। तो हम अच्छे से जानते हैं उस जगह का नाम। 14 प्रश्न का ए, जोग जलप्रपात। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट जो है जोग जलप्रपात में है और जोग जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में है ना? 15वां प्रश्न को देखिए और बताइए भारत के विद्युत उत्पादन में जो है किस प्रकार के विद्युत का अधिकतम हिस्सा है? बताइएगा। अधिकतम हिस्सा बताएँगे। इसमें अगर त्रुटि हो, अगर पढ़ने में स्पीड पढ़ने में अगर त्रुटि होती है तो हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन को कोशिश करूँगा कि आपको त्रुटि ना दिखे। भारत के विद्युत उत्पादन में जो है किस प्रकार के विद्युत का अधिकतम हिस्सा है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। तो हम जानते हैं 15वां प्रश्न का जवाब देंगे। इसका आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, तापीय विद्युत होगा। क्या होगा? तापीय विद्युत होगा। क्लियर हो गए? चलिए, तापीय तापीय विद्युत मतलब थर्मल पावर, ठीक है? 16वां प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो हम जानते हैं भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी जो है हमारी गोदावरी है, उसी को गोदावरी को ही दक्षिण गंगा कहा जाता है। जो बी लगाए वो सही लगाए और एक बात ध्यान रखिएगा, इसी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। 17वां प्रश्न है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो किस नदी पर निर्मित है ये बता सकते हैं। तो जवाहर सागर, राणा प्रताप या गांधी सागर हो तो चंबल नदी जो डी लगाए वो सही लगाएंगे। 18वें प्रश्न की बात करते हैं। 18वां प्रश्न है प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ये सब तो इजी है। जहाँ चिल्का मतलब लैगून झील है, आप जानते हैं उड़ीसा में है। तो याद रखिएगा 18वां प्रश्न का कि प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अगर मैं बात करूं 19वां प्रश्न का तो पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है या स्थित है? तो हम पुष्कर भी जानते हैं कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में। तो पुष्कर झील भी कहाँ है? राजस्थान में। तो ए नंबर जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 20वां प्रश्न की अगर बात करें तो 20वां प्रश्न है लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? मतलब कहाँ अवस्थित है, कहाँ स्थित है? जो शब्द लगा सकते हैं लगाइए। तो लोकटक झील की जैसे ही शब्द की बात होगी तो 20वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो लगाएंगे बी, मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर हम जानते हैं, है ना? 21वां प्रश्न की बात करते हैं भारत में सबसे लंबा बांध है। तो भारत में सबसे लंबा बांध बताइए। भारत में सबसे लंबा बांध बताइए है। तो सबसे लंबा बांध जो है ना सर जी वो है शी, हीराकुंड बांध। 22वां प्रश्न में मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? बताइए किस नदी पर बांधा गया है मेट्टूर बांध? बहुत इजी क्वेश्चन है। 22वां प्रश्न का जवाब देंगे तो बी, कावेरी नदी पर, है ना? ठीक है। चलिए ये बताइए किस राज्य में है? ये मैं करवा चुका हूँ। 23वां प्रश्न निम्न में से कौन सी नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ये जवाब देंगे तो दीजिए 23वां प्रश्न का तो बी, नर्मदा नदी। ठीक है। 24 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बिंद और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य जो है मध्य से गुजरती है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बिंद और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है? इसका आंसर का जवाब दीजिए। बताइए 24 का आंसर का जवाब दीजिएंगे तो ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। क्या है? नर्मदा। चलिए आगे चलें। नर्मदा नदी है। 25 क्वेश्चन नंबर नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो जैसे ही नागार्जुन की बात होगी तो कृष्ण को याद करिएगा, क्योंकि नागा अर्जुन अर्जुन है तो कृष्णा नदी पर। और ये बात सही है। 25वां प्रश्न का जो आंसर लगाएंगे ए,
वो सही लगाएंगे। चलिए 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत के चावल के कटोरों के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताइए। भारत के चावल के कटोरों के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताइए। डी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है ना, चावल के कटोरे के रूप में कृष्णा गोदावरी डेल्टा। 27वां प्रश्न क्या है, माला टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है, बताइए। माला टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो है किस राज्य में है, ये बताइए। इस 4 ऑप्शन के हिसाब से देंगे जवाब, तो ये उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो है 27 का लगाएंगे, वो सही लगाएंगे। अगर बात करें 28 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, तो इनमें से सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है, बताइए। इनमें से सबसे बड़ा नदी बेसिन अगर पूछे तो हम गंगा का बताएंगे। अगर दोनों रहता तो गंगा ब्रह्मपुत्र अगर लगा रहता तो भी सही होता, लेकिन अभी जब अलग अलग है तो गंगा सबसे बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि गंगा ही बनाती है। अगर बात करूं मैं 29 क्वेश्चन नंबर का, तो रिहांद बांध किस राज्य में है, तो रिहांद बांध बताइए किस राज्य में है, तो रिहांद बांध भी आपका यूपी में ही पड़ता है, ये आप जानते हैं कि नहीं, जानते हैं, उत्तर प्रदेश में। 30वां प्रश्न की अगर बात करें, तो घाना पक्षी अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो घाना पक्षी अभयारण्य जो है निम्न में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो घाना पक्षी जैसे ही शब्द आएगा तो राजस्थान लगा दीजिएगा, बी नंबर लगा दीजिएगा, तो सही लगाइएगा, ठीक है। चलिए 31वां प्रश्न क्या है, जाची ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। 31 का आंसर का जवाब देंगे तो जम्मू कश्मीर में, जे के जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ये आप जानते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, तो भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो भारतीय गैंडे जो हैं कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। भारतीय गैंडे जो हैं कहाँ पाए जाते हैं, 32 का आंसर का जवाब देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा अभयारण्य, ठीक है, काजीरंगा अभयारण्य में। हम जानते हैं काजीरंगा अभयारण्य कहाँ है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, क्योंकि इसका जब 1 2 3 देखते आए होंगे तो ये सवाल आप दे चुके हैं काजीरंगा का। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए, किसके लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन देंगे, तो जैसे ही रणथंभौर आएगा तो रणथंभौर राजस्थान, ऐसे याद आया होगा, लेकिन राजस्थान में काला हिरन की बाघ के लिए, ये बताइए। तो बाघ के लिए, रणथंभौर बाघ के लिए राजस्थान में है, और बाघ के लिए। 34 क्वेश्चन नंबर, कौन सा अभयारण्य जो है विश्व धरोहर घोषित किया गया है, तो विश्व धरोहर अगर घोषित करने की बात होगी ना, तो हम लगाएंगे धरोहर घोषित किया गया है, तो केवलादेव को घोषित किया गया है विश्व धरोहर, ठीक है। और केवलादेव है कहाँ, बताइए। तो केवलादेव कहाँ है, बताइए। देखिए ऐसे विश्व धरोहर देखा जाए तो काजीरंगा भी है, केवलादेव भी है, तो ऑप्शन के हिसाब से हमको लगाना था, तो केवलादेव लगा दिए, ठीक है ना। और ये हमारा राजस्थान में है केवलादेव। आज चलिए 35 क्वेश्चन नंबर है। 35 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एशियाई शेरों के शरण स्थल या गृह के नाम से विख्यात है, गृह के नाम से विख्यात है, बताइए। तो एशियाई शेर जो है ऑप्शन नंबर ए गिर राष्ट्रीय उद्यान से है, किसे, गिर राष्ट्रीय उद्यान से है, क्लियर हो गया। 36 क्वेश्चन नंबर है कि विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केवला लैमजाओ बोला जाता है, नेशनल पार्क जो है स्थित है कहाँ है, बताइए। और के आप जानते हैं इसके बारे में इस 4 ऑप्शन के हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर ए मणिपुर है ना, मणिपुर कौन से झील पे है, बताइए। तो 37 क्वेश्चन नंबर है, कौन सी प्राचीन नगरी का नाम जो है 2 नदियों के नाम से लिया गया है, 2 नदियों के नाम से लिया गया है, ये बता सकते हैं, बताइए। कौन सी प्राचीन नगरी का नाम जो है 2 नदियों के नाम से लिया गया है, बता सकते हैं 37 का, तो ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। 38 क्वेश्चन नंबर है कि प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया, कहाँ स्थापित किया गया, बताइए। तो हम जानते हैं तेल की बात है, और ये प्रथम बार है, तो डिगबोई होगा, असम की बात होगी, है ना, बी जो लगाएंगे। 38 का आंसर का जवाब दीजिए, बी होगा। 39 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो है हमारा जी गुजरात, ठीक है। चलिए 40 प्रश्न है, अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में जो है बहुलता जो है होती है, बहुलता मतलब ज्यादा होती है, किसमें, बताइए। बताएंगे चट्टानों एवं खनिजों में कौन सी तत्व की सबसे अधिक होता है, बताइए। ये पूछ रहा है 40वां प्रश्न का, तो आप अच्छे से जानते हैं सिलिकॉन होता है, काय जैसा देखे होंगे। चलिए 41 क्वेश्चन नंबर है, पोर्टलैंड भी बोल सकते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है, कौन सा तत्व, बताइए। तो बी चूना, सिलिका, एल्यूमिना,
क्लियर हो गया? चलिए 42 पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? पेट्रोलियम बताइए कहाँ पाया जाता है? अपशादी चट्टानों में पाया जाता है। 43 मेलाकाइट मेलाकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? मेलाकाइट जो है इनमें से किस धातु का खनिज है बताइए? ए तांबा। 44 क्वेश्चन नंबर कोलार की खानों में किस धातु का उत्पादन होता है? के खानों में किस धातु का उत्पादन होता है? सोना का, चांदी का, तांबा का, एल्युमिनियम का बताइए? इसका होगा डी सोना का। कोलार सोना जानवे करते हैं, फिल्म भी देखे हैं केजीएफ। 45 राजस्थान की खेतड़ी परियोजना, राजस्थान की जो खेतड़ी परियोजना है किसके उत्पादन के लिए है? तो वो है बी तांबा। 46 चूने का पत्थर तरह की चट्टान है, किस तरह की चट्टान है बताइए? ए सेडिमेंट्री। 47 चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित हो जाती है तब बनती है, क्या बनती है? संगमरमर। भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश एमपी। वेलाडीला छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? लॉयस के लिए। 50 प्रश्न अंतिम प्रश्न भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है बताइए? 50वां प्रश्न का जवाब देंगे तो सी भूमि। ठीक है, सी भूमि कहाँ है? झारखंड में। चलिए ये हो गया आपके चौथे सेट। अब नेक्स्ट सेट आएगा 5वां सेट, ज्योग्राफी का सेट नंबर 5 मैं चलाने जा रहा हूँ और फटाफट खत्म करेंगे और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन करेंगे और इसमें नो डिटेल नो जानकारी, सिर्फ ओनली मॉक टेस्ट आप दीजिए और आंसर लाइए। और याद रखिए कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, बिहार एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बीपीएससी, कोई भी तैयारी करते हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा बिहार एसएससी के लिए है, सॉरी बिहार एसएससी के लिए है, आरआरबी के लिए है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी स्टेट की पुलिस का नौकरी है सबके लिए ये आता है 100%। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है लौह का शुद्धतम प्रकार बताएं। तो लौह का शुद्धतम प्रकार पता है कौन सा है इस ऑप्शन के हिसाब से? तो ऑप्शन नंबर डी रॉट आयरन। रॉट आयरन को पिटवा आयरन भी कहा जाता है, आप जानते ही। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि जावर खाने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जावर खाने जो हैं वो किससे संबंधित हैं? तो हम जानते हैं जस्ते से, मतलब जिंक अयस्क से संबंधित हैं। जो ए लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है भारत में बम्बे हाईवे बम्बे हाई, ठीक है बम्बे हाई है लिखा हुआ, बम्बे हाईवे भी लिखा जाएगा तो गलत नहीं करेगा। बम्बे हाई निम्नलिखित में से किसके लिए भली भांति जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है बम्बे हाई जो है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। चौथा प्रश्न क्या है कि भारत सबसे अधिक किसका आयात करता है? तो देखिए भारत सबसे ज्यादा आयात किया जाता है तो नेट पे सर्च करिएगा गूगल पे तो आपको मिलेगा पेट्रोलियम या कच्ची तेल, है ना। लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है तो ऑप्शन नंबर डी सल्फर गंधक याद रखेंगे आयात करता है। 5वें प्रश्न की अगर बात करते हैं हम लोग तो भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? तो भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो चूड़ी उद्योग के मामले में फिरोजाबाद जो है भारत का, फिरोजाबाद जो है वहां स्थापित है, मतलब चूड़ी उद्योग जो है फिरोजाबाद में है। बात करते हैं छठे प्रश्न की, देश में सर्वाधिक अवरक का उत्पादन कहाँ होता है? तो कहाँ होगा अवरक का? तो 2 जगह, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, जिसमें राजस्थान ऑप्शन में नहीं है तो जो ऑप्शन नंबर ए देंगे आंध्र प्रदेश वो सही देंगे। क्लियर? चलिए 7वें प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के मामले में इस 4 ऑप्शन में बी नंबर जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, तमिलनाडु, है ना। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 8वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, 8वां प्रश्न है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो कहाँ लगा था बताइएगा? प्रथम उर्वरक संयंत्र बताएंगे भारत का तो वो है सिंदरी में लगा था, जो डी लगाएंगे वो झारखंड में पड़ता है ना। ये भी सही है। फास्ट चलने का कारण है क्योंकि हमें जल्दी से खत्म करना है इसे। 9वां सेवा
बंदरगाह जो है परियोजना कहाँ स्थित है? तो नन्हा शेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर का जवाब आप अच्छे से दे सकते हैं, महाराष्ट्र, मुंबई। क्या मैंने गलत बोला? नहीं, बी नंबर जो लगाएँगे मुंबई वो सही है। चलिए 10वां प्रश्न की बात करते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? 10वां प्रश्न का जवाब देंगे तो सी मुंबई। क्या है? मुंबई। 11वां प्रश्न की अगर बात करें, वो 11वां प्रश्न है भटकल बंदरगाह स्थित है, तो भटकल बंदरगाह कहाँ स्थित है बताइए? भटकल बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाब दीजिए, 11वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। 12वां प्रश्न की अगर मैं बात करूँ, 12वां प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन-सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है? मुक्त व्यापार है, मुक्त रूप से व्यापार क्षेत्र है वो। बताइए, तो एक ही है गुजरात में कांडला, कांडला बंदरगाह, है ना? जीटीबी, जो कि ए लगाए जो 12वां प्रश्न का। 13वां प्रश्न की बात करें तो पूर्वी समुद्री तट का तट पर कौन-सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? बताइए, पूर्वी समुद्री तट पर कौन-सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए 13वां प्रश्न का, तो डी होगा चेन्नई। क्या होगा? चेन्नई। मानव द्वारा बनाया गया है। अब 14 प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा जो है किस मानसून में होती है? तो किस मानसून में होती है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपका डी नंबर दक्षिण-पश्चिम जो लगाएँगे, वो सही लगाएँगे। ठीक है? क्लियर हो गए? अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न क्या है सुनिए। 15वां प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा किस जगह होती है? तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगी? मानसरोवर में। मानसरोवर में सर्वाधिक वर्षा होती है, हम जानते हैं। और कहाँ? मेघालय में पड़ता है। ठीक है? मेघालय को शॉर्ट फॉर्म में मेल कर दिया। 16वां प्रश्न है कि आइसोहायट रेखा नक्शे में किसके युग्म बिंदु हैं? किसके युग्म बिंदु हैं? मतलब किसको इंडिकेट करता है ये बताइए? तो समवर्षा को करता है। उच्च वर्षा को समवर्षा को करता है। अगर बात करें 17वां प्रश्न, 17वां प्रश्न है लेप्चा किस राज्य के जो है आरंभिक निवासी थे? तो लेप्चा जो हैं किस राज्य के आरंभिक निवासी थे? बता सकते हैं 17वां प्रश्न का? तो देखिए, थे तो सिक्किम के, ये डी नंबर जो है सही है। लेकिन लेप्चा जो है आरंभिक निवासी जो हैं सिक्किम के थे, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सब क्षेत्र में भी वो फैले थे। आगे चलें 18वां प्रश्न। खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से रहती है। तो सॉरी, खासी और गारो जनजाति जो हम पढ़ते हैं, वो मेघालय की जनजाति के बारे में पढ़ते हैं और पहाड़ भी हैं यहाँ पे, है ना? जानते ही हैं। क्लियर बात है। 18वां प्रश्न का आपका बी। चलिए, आगे बढ़ें। 19वां प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति अगर यहाँ पे भील ऑप्शन रहता तो भील लगाते 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन इसमें भील तो ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी गोंड हो जाएगा फिर। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है? 20वां प्रश्न है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? बताइए। तो एक बात ध्यान रखिएगा 5800 डिग्री सेल्सियस इसका रेशियो है, लेकिन आपको जो है इसमें नहीं है, तो आपको 6000 डिग्री सेल्सियस लगा देना है, सही हो जाएगा। 21 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हम विश्व जल दिवस हमेशा 22 मार्च को मनाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है? 21वां क्वेश्चन का ए है। अब ये भी हम पढ़ें, 22वां प्रश्न भी पढ़ें। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है? 4 मिनट का अंतर होता है। 23वां प्रश्न क्या है? 23वां प्रश्न है कि पवनों की गति का निर्धारण किस कारक से होता है? तो पवनों की गति का निर्धारण अगर आपसे पूछेगा, तो ऑप्शन नंबर ए वायु दाब की प्रवणता से होता है। प्रवणता से होता है। ये क्लियर हो गया? अगर हम 24वां प्रश्न की बात करते हैं, तो कोहरा क्या है? ठीक है, तो कोहरा क्या है बता सकते हैं? कोहरा मतलब कुहा की बात कर रहा है। तो कोहरा क्या है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। 24 का आंसर का जवाब देंगे, तो 24 का आंसर का जवाब बी है। एक नीचा स्तरीय बादल है। नीचे का जो स्तर होता है ना बादल, वो आप जानते भी हैं कोहरा के बारे में। इसमें ऑक्सीजन और हवा की जो है मतलब ऑक्सीजन और बर्फीली जो धूलकण होते हैं, मिल के ये कुहा तैयार होता है ना? चलिए, तो नीचे वाली स्तर क्या हो गया? 25 है कि पर्वतों तथा मैदानों के बीच स्थित पठारों को क्या कहते हैं? इस 4 ऑप्शन के जवाब दीजिए। 25 का, तो 25 का सी पर्वत पदीय पठार होता है। क्या होता है? पर्वत पदीय पठार होता है। 26 अधिकेंद्र शब्द का संबंध किससे है?
अधिकेंद्र शब्द का संबंध किससे है ये बताना है। तो इसका भी आंसर है भूकंप से। अधिकेंद्र जैसे ही शब्द आएगा तो भूकंप हम लगा देंगे। 27 क्वेश्चन नंबर है। 27 क्वेश्चन नंबर है, संसार में पारे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो पारे के मामले में कौन सा सबसे ज्यादा है? तो डी नंबर स्पेन। कौन है? स्पेन। चलिए आगे बात करते हैं 28 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 28 क्वेश्चन नंबर क्या है कि फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, फिलाडेल्फिया जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? 28 का आंसर का जवाब देंगे। तो 28 का आंसर का जवाब सी, रेल इंजन निर्माण के लिए जाना जाता है। 29 क्वेश्चन नंबर, किस क्षेत्र में देश की सबसे प्राचीन चट्टानें पाई जाती है? ठीक है, बताइए, सबसे प्राचीन चट्टानें पाई जाती है। 29 का आंसर का जवाब देंगे बी, अरावली। अरावली हमारा सबसे पुराना जो है चट्टान है, पहाड़ भी है। 30वां प्रश्न है, भारत में अधिकांश वर्षण, वर्षण मतलब वर्षा, किस प्रकार का होता है? तो किस प्रकार का होता है हमारे भारत में वर्षा जो होती है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से ही जवाब देना है। 30वां प्रश्न का सी होगा, पर्वतकृत होता है ना? पर्वतकृत ही वर्षा होता है। 31वां प्रश्न है, जूट का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो बताइए इस ऑप्शन के हिसाब से, फूल से, फल से, पत्ते से, तना से, किससे? तो 31 का आंसर का जवाब सी, तना से। तना से ही होता है जूट का, सबसे ज्यादा बंगाल में मिलता है। कौन सा राज्य जो है सीमेंट उत्पादन में अग्रणीय है? अग्रणीय मतलब आगे है, कौन है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है सीमेंट के उत्पादन में। तो 32वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ए, राजस्थान सीमेंट के मामले में है। ठीक है, चूड़ी उद्योग में भी राजस्थान और आंध्र प्रदेश है। बिना उपग्रह वाले ग्रह बताइए, ये पूछ दिया आपसे। तो 2 ही तो है, एक बुध है, एक शुक्र है। तो बी नंबर जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 34 क्वेश्चन नंबर बताइए। 34 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर आपसे पूछ रहा है तो सी, बृहस्पति है। ठीक है, कौन है? बृहस्पति है। 35वां प्रश्न बताइए, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, ट्रांग ट्रांक है, ट है, ऊपर बिंदु है, देख रहे हैं? ट्रांक्विलिटी स्थित, ट्रांक्विलिटी स्थित है। तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है, कहाँ स्थित है? इस ऑप्शन का जवाब दीजिए। 35 का आंसर का जवाब तो सी होगा, चंद्रमा, चंद्रमा पर स्थित है। 36 क्वेश्चन नंबर है कि सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? सौर मंडल में बताइए। 36 का आंसर का जवाब देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बुध। बुध है ना, सबसे तीव्र है, नजदीक है। 37 क्वेश्चन में है, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन है? सर्वाधिक दूर, तो दूर कौन है बताइएगा। बड़ा तो नहीं पूछ रहा है, दूर पूछ रहा है, बताइए। 37 का आंसर का जवाब देंगे तो सी, वरुण जी हैं। अरुण वरुण का नाम सुने ना, तो वरुण जी हैं। अगर बात करें 38, अब आकाशीय पिंड जो कि पृथ्वी के निकटतम है, पृथ्वी के निकटतम है कौन सा? बताइए, आकाशीय पिंड पूछ रहा है आपसे। 38 का आंसर का जवाब देंगे बी, चंद्रमा है। ये तो है हमारा, पृथ्वी का निकटतम कौन है? चंद्रमा। 39, सूर्य का समीपतम ग्रह, सूर्य के एकदम समीपतम ग्रह की बात हो रही है, बताइए। तो ये बुध, हम ऊपर भी पढ़े हैं। चलिए 40वां प्रश्न है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? बताइए। वो दिखता है हमारा ए, मंगल। मंगल जो है रेड प्लैनेट भी कहा जाता है इसको, मंगल को, है ना? मार्स कहा जाता है, आप जानते हैं। कौन सा ग्रह जो है अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? अपनी धुरी पर घूमता है, ठीक है ना? कौन सा ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा कर लेता है, चक्कर लगा लेता है? बृहस्पति। और क्या, बड़ा है, जल्दी चक्कर मार लेगा। 42, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है ना? शुक्र को कहा जाता है, आप जान भी करते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर है कि एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग प्रतीत होगा, तो कैसा प्रतीत होगा? ब्लैक प्रतीत होगा, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। चलिए 44 क्वेश्चन नंबर, सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? बताइए। सबसे चमकीला तारा सीरियस तारा है, सीरियस तारा है, एक स्टार है, वही सबसे चमकीला तारा है। ठीक है, 44 का आप देख लिए। 45 का बताइए। 45 का है कि किस ग्रह के चारों ओर जो है स्पष्ट वलय मतलब रिंग की तरह होता है? वलय होते हैं तो दो होते हैं, तो शनि का, शनि में वलय होता है, रिंग होता है, अब जानवे करते हैं, रिंग जैसा होता है, उसी को वलय कहते हैं।
46 चंद्र ग्रहण तब होता है जब, बताइए चंद्र ग्रहण तब होता है जब, बताएंगे। तो देखिए सूरज और चंद्रमा के बीच, पृथ्वी के बीच में आ जाता है, उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी जो है सूरज और चंद्रमा के बीच आ जाता है, यही ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलें। अब जब आप जान गए कि चंद्र ग्रहण जो है सूरज और चंद्रमा के बीच आ जाता है, ठीक है, ये चंद्र ग्रहण के बारे में। तो सूर्य ग्रहण होता है जब, बताइए। तो सूर्य ग्रहण की बात हो रही है, तो सूर्य ग्रहण के हिसाब से बताइए। तो पृथ्वी और सूरज के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, तभी तो ये आंसर होगा बी नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर है कि भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्यायन जो है रेखा तथा प्रधान मध्य रेखा के मध्य की कोणीय दूरी को जो है उक्त बिंदु कहते हैं। तो उक्त बिंदु कहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जो देंगे ए, देशांतर। ठीक है। 49 क्वेश्चन नंबर, ग्रीनविच किस देश में है? तो वो यूनाइटेड किंगडम में है। क्लियर हो गया? 50वां प्रश्न है, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलती है क्या कहलाती है? तो कंटूर्स कहलाती है। क्या कहलाती है? कंटूर्स कहलाती है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपके 5वें सेट खत्म। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेट 6 में, डेली रात को 10 बजे। हमेशा सेट, कोई भी एग्जाम का सेट का एग्जाम चलता है जीके जीएस के मामले में नई अकाडमी पे, तो वो चलता है 10 बजे। चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर आपका 6 है ज्योग्राफी का। तो चलिए आ गए हैं हम लोग सभी एग्जाम के लिए। कोई भी स्टेट का एग्जाम देने जाएं या कुछ किसी भी क्षेत्र का एग्जाम देने जाएं, आपको ये जीके जीएस काम आएगा। पहला क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो कहाँ से होकर गुजरती है? तो हम जानते हैं 180 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। बी आंसर जो लगाए वो उनका सही लगाए। दूसरा प्रश्न है, सबसे छोटे मार्ग द्वारा यात्रा करने का आयोजन करने वाले व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए, बताइएगा। तो ये देशांतरों का अनुसरण करना होगा, तभी होगा। ठीक है, चलिए यात्री के लिए हो रहा है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी ऊंचाई जो है भू स्थिर उपग्रहों की है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऊंचाई पूछ रहा है, तो 36,000 किमी ऊंचाई जो है भू स्थिर उपग्रहों की है। 36,000, 36, है ना, जानते हैं। चलिए चौथे प्रश्न की बात करें तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन गैस। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन। पांचवा प्रश्न क्या है, सुनिए। भूपृष्ठ से परिवर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा यहाँ पे देखिए भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और क्या मतलब, जो अवरक्त जो विकिरण है, हानिकारक जो विकिरण है अवशोषण द्वारा करता है, तो ये प्रक्रिया हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव है। समझिए। चलिए छठे प्रश्न की बात करें, और थोड़ा इसमें ध्यान से सुनना होगा कि शनि के रिंग्स छल्ले को कहते हैं, ब्लैक को कहते हैं। रिंग्स के खोज का श्रेय किसे है? तो देखिए अगर मान लीजिए डच एक खगोलीय शास्त्री थे जो कि वो 1655 में खोज किए थे और रिंग्स के बारे में किए थे, तो इनका नाम आता है हुंजे। हुंजे का नाम सुने होंगे, हुंजेस बोला जाता है इसे। हुंजेस का नाम सुने, लेकिन इसमें ऑप्शन में तो है नहीं, तो आप किनको टिक लगाइएगा? इसमें गैलीलियो का नाम लिखिएगा, क्योंकि गैलीलियो भी थे, जो कि सबसे पहले गैलीलियो कहा जाता है 1610 में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 7वें प्रश्न। 7वां प्रश्न है कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय लगता है। चंद्रमा को सोचिए घूमने में, चंद्रमा की बात हो रही, मून की, बताइए क्या होगा आंसर? उसका आंसर जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, 28 दिन, 28 डेज लगते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। 8वें प्रश्न की बात करें तो एक प्रकाश वर्ष इससे सर्वाधिक समीप है। एक प्रकाश वर्ष जो है इससे सर्वाधिक समीप है, किससे सर्वाधिक समीप है बताइएगा? 10/8, 10/12, 10/20 या 10/16, बताइए क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी, 10-16 मीटर, ऐसे याद रखिएगा। 9वें प्रश्न की बात करें, धूमकेतु की जो है पूछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। धूमकेतु की जो पूछ है हमेशा सूर्य से दूर रहती है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से क्या सटीक आंसर होगा बताएंगे?
9वें प्रश्न का सी होगा, विकिरण एवं सौर पवन के कारण होगा। चलिए 10वां प्रश्न, ओज़ोन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह खतरनाक है, खाली जगह को अवशोषित कर लेते हैं। तो अवशोषित कर लेते हैं, तो किसको अवशोषित कर लेते हैं बताइए 10वां प्रश्न का, तो बी होगा परावैंगनी विकिरण का। ठीक है, 11वां प्रश्न की बात करते हैं। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को जो है अपने में से निकलने नहीं देता है। इसका कारण है, क्या कारण है बताइए? इसका कारण है सी, अत्युच्च घनत्व। 12वां प्रश्न है, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? बादल जो है किस मंडल में अवतरित होता है? तो बी, क्षोमंडल में। ये तो हम जानते हैं, बादल जो है मौसम की बात करें तो क्षोमंडल में। अगर 13वां प्रश्न करें, चंद्र ग्रहण पर घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण पे क्या घटित होता है लगता है? इसका 13वां प्रश्न का आंसर का जवाब हम दे देते हैं, बी होगा पूर्णमासी के दिन होता है। 14 प्रश्न है कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है, क्या कारण है बताइए? ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है, क्या कारण है बता सकते हैं? तो हम अच्छे से जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमते हैं एक दूसरे से। 15वां प्रश्न क्या है, सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारे के जो हैं पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? तो आप बताइए 15वां प्रश्न का ए, 4.3 सेकंड में पहुंचता है। ठीक है, और हमारा सूर्य जानवे करते हैं 8 पॉइंट कितना बताइए? 8.3। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 16वां प्रश्न की बात करते हैं। वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करते हुए या यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाता है, तो क्या होगा? इसका आंसर बताइए, उसे क्या कहेंगे ये बताइए? तो सी, पेरी मैंने परिहेलिन होता है। क्लियर हो गए? इसकी डिटेल हम बाद में करेंगे, थोड़ा काम है इसलिए फास्ट चल रहे हैं। 17वां प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन तो शनि का है, ये हम जानते हैं। ठीक है, पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? तो पार्थिव ग्रह एक होता है, बताइए पार्थिव ग्रह कौन कौन होंगे? पार्थिव ग्रह बताइए। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल अंदर वाले एरिया को कहा जाता है। तो आपको बुध होगा, शुक्र होगा, अर्थ मतलब पृथ्वी होगा, मंगल होगा, है ना? ये जो है हमारे पार्थिव ग्रह है। 19वां प्रश्न है, मंगल ग्रह का रंग क्या होता है? लाल होता है ना? लाल होता है, रेड प्लैनेट भी कहा जाता है इसे, है ना? लाल है तो इसी को कहते हैं ना लाल ग्रह। समान दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इस रेखा को क्या कहा जाता है? 20वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो सी, समदाब रेखा कहते हैं। 21वां प्रश्न की बात करते हैं, हरा प्रकाश छोड़ने वाला ग्रह कौन सा है? हरा प्रकाश छोड़ने वाला ग्रह कौन सा है बताएंगे 21 का? तो इसका होगा डी, नेपच्यून होता है। ठीक है, सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, 22वां प्रश्न है, ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है? ओरियन जो है एक नक्षत्र है, उसका भारतीय नाम बताइए, बताएंगे 22वां प्रश्न का? तो मृगा नाम है। ठीक है, 23 क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी का विश्वतीय व्यास लगभग कितना है? विश्वतीय व्यास, देखिए इस बुक के हिसाब से आंकड़े अलग हैं और भी एनसीईआरटी के आंकड़े अलग हैं, जो कि हम पढ़ाएंगे तो बता देंगे। अभी सिर्फ मुक्त टेस्ट हैं, तो इसमें इस हिसाब से बताइए, आपको जो आंकड़े याद है वो बताइए। तो 23वें प्रश्न का बी होगा 12,756 किमी होगा, और ये सही है। 24वां प्रश्न है, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है? पृथ्वी की आयु कैसे ज्ञात की जाती है बताइए 24 का? तो ए, यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा, है ना? चलिए 25 क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल जो है कहलाता है? शैल मतलब चट्टान, द्रवीभूत जो गला हुआ मैग्मा को कहते हैं, है ना? तो कहलाता है, क्या कहलाता है? मैं तो बता दिया, आप बताइए। तो शैल मूल कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। द्रवीभूत, द्रवीभूत जैसे ही शैल आएगा वो समझिए मैग्मा। 26 क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी मतलब ग्लोब, ग्लोब पर है पृथ्वी का बताया जा रहा है, पृथ्वी का अक्ष इसके समतल के लंब से कितना झुका होता है? तो कितना झुका होता है बताइए? बहुत ईजी है, 23.5 डिग्री झुका होता है। क्या कि 66.5 डिग्री बताइए? 26 का 66.5 डिग्री लंब से झुका होता है। ठीक है, 66.5 डिग्री झुका होगा। 27वां प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर
झुकी हुई है, यह अपने अक्ष तल पर कितने अंश से झुकी हुई है? कितने अंश से झुकी हुई है? तो 27वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो 23.5 डिग्री। अब यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, पृथ्वी का अक्ष, ठीक है, समतल के लंब से कितना झुकेगा? समतल के लंब से बराबर के 66.5 डिग्री। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, अपने अक्ष पे ही झुकी हुई है, अपने अक्ष तल पर कितने अंश झुकेगी? तो 82.5 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया? समतल लंब नहीं पूछ रहा है, अपने ही अक्ष पर झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री। 28वां प्रश्न, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? बताइए। 28 का आंसर का जवाब तो सी होगा, 42 किमी। ठीक है। 29 क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपर पट्टी में कौन सा तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बताइए। तो ये ऑक्सीजन पाया जाता है, और क्या ऊपर पट्टी पे। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित धातु युग्मों में से जो है कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक क्रोड को बनाता है? आंतरिक क्रोड को बनाता है, आंतरिक रूप से। आंतरिक मतलब भीतर की ओर। तो बताइएगा 30वां प्रश्न का, तो ये निकल एवं लोहा। ठीक है, निकल एवं लोहा से धातु होते हैं उसमें। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा था या पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? कौन कहा? बताइए। 31 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ए अरिस्टोटल का है। कौन का है? अरिस्टोटल का है। 32, कौन सा घटक है जो वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाता है? बताइए। तो बी जलवाष्प धूलकण। 33, पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर की हलचल का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो किसमें किया जाता है बताइए। तो सी प्लेट टेक्टोनिक्स अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। सिर्फ मुक्त दे रहे हैं तो थोड़ा, ठीक है। 49, 49वीं पैरेलल किन दो देशों के बीच की सीमा है? मतलब 49वीं डिग्री चैनल जो है, 49वीं चैनल जो है वो बताइए किन दो देशों के बीच की सीमा बनाता है? बताइए। 49 का बताइए। बी यूएस और कनाडा, यूएसए और कनाडा। 35, पृथ्वी की धुरी है, पृथ्वी की धुरी बताइए। झुकी हुई है, कौन नहीं जानता है। 36, किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा? किसी पिंड का भार अगर अधिकतम हो तो कहाँ होगा? बताइए। 36 का बी ध्रुव पर होगा। 37, सबसे छोटा महाद्वीप कौन नहीं जानता है? ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, है ना। 38 क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो एशिया महाद्वीप है, कौन नहीं जानता है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 40वां प्रश्न, अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या है? घाना का पुराना नाम पूछा है, सॉरी, का पुराना नाम क्या था? बताइए। 39 का आंसर का जवाब दीजिए। इसका आंसर का जवाब गोल्ड कोस्ट था, सी नंबर आंसर है। 40वां प्रश्न का जवाब दीजिए। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे को पहले जाना जाता था, तो जिम्बाब्वे को पहले जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता है? बताइए। बताएंगे 40वां प्रश्न का, तो रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। चलिए। 41 क्वेश्चन नंबर, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछ दे, क्या जवाब दीजिएगा? वोर्नियो। वोर्नियो जो है सबसे बड़ा द्वीप है एशिया का। 42 क्वेश्चन नंबर है, माजुली, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में किस जिले में स्थित है? असम के कौन से जिले में स्थित है? बताइए। तो जिले में कहाँ है? असम के कौन से जिले में? 42 का, तो इसका है ए जोरहट में। चलिए। 43, यूरोप में अल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण है? तो पर्वत के उदाहरण होंगे। कौन से पर्वत के, ये बताइए। तो बलित पर्वत के उदाहरण है ये सब। अल्पाश जो है, अल्पस बोलते हैं यूरोप में, अल्पस जो है, रॉकी जो है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज है, ये सब जो है आपका बलित पर्वत है। 44 है, हवाई जहाज पर आया उड़ते हैं तो समताप मंडल में उड़ेंगे, उसमें मौसमी नहीं होते हैं, क्षोभ मंडल में बादल उदल की बात होती है, तो समताप मंडल में चल सकता है। ठीक है। 44 का। 45, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? बताइए। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, ये बताइए। 45 का ए होगा इक्वाडोर,
और इस शख्स पहाड़ की ऊँचाई से जो है बर्फ पिघलने के पिंड को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे ग्लेशियर कहेंगे और क्या कहेंगे? 47 क्या है? तिब्बती लोग किसे चामो चामोलुंग या चामोलुंगा कहते हैं? चामोलुंगा अथवा देवी माता कहते हैं। किसे कहते हैं बताइए? तो ये माउंट एवरेस्ट को कहते हैं, चामोलुंगा अथवा देवी माता। 48 लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम बताइए। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, तो सी सुएज़ नहर। 49 क्वेश्चन, मध्य सागर कहाँ स्थित है? इज़राइल और जॉर्डन के बीच है मध्य सागर। 50वां प्रश्न, किस महासागर में केप कोमोरिन स्थित है? किस महासागर में केप कोमोरिन जो है स्थित है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। तो लीजिए ये हो गए छठे सेट खत्म, 7वें सेट की ओर चलते हैं।